व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पूरा न्यूली अमेंडेड हुआ है आपके कोर्स में, और इस बार उसका बहुत ही ज्यादा चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के। मान के चलिए एक ना एक क्वेश्चन तो 4 to 6 मार्क्स का उसमें से 100% आएगा। तो वो है आपका ब्लैक मनी एक्ट के नाम से जो आया आपके इस बार कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, पूरा फ्रेश चैप्टर एकदम। तो एक काम करते हैं, उस चैप्टर को समझने के लिए ना एक वीडियो देख लेते हैं। उस वीडियो से क्या होगा, इस चैप्टर का आपके ना बेस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर चैप्टर में फर्दर डिस्कस करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना। आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ? आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं? ना कौन कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, मोदी जी किस तरीके से अपनी रैलियों में और टीवी चैनल पे जा जाके डिबेट्स में है ना ब्लैक मनी को टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्लैक मनी का जितना भी पैसा इंडिया के बाहर है वो सारा का सारा इंडिया में आ जाए। उन्होंने तो बाकायदा अपने मैनिफेस्टो तक में बोल दिया था कि हम इस एक्ट को लेके आएंगे। वो ये चाहते थे कि जो भी पैसा ना गलत तरीके से कमाया है और इंडिया के बाहर इन्वेस्ट किया है वो इंडिया में आ जाए, या किसी बंदे ने इतना पैसा कमाया लेकिन उस पर ना टैक्स के नाम पे एक फूटी कोड़ी गवर्नमेंट को नहीं दी है, और उस पैसे को क्या किया है, इंडिया के बाहर क्या कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को इंडिया में लेके आना है। उस पैसे को इंडिया की जो है पॉपुलेशन के लिए उसको यूज करना है, डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। मोदी जी का इंटेंशन ये था, और इसी इंटेंशन से उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया 2015 में। और इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद में उन्होंने एक डेडलाइन दे दी सभी ऐसे लोगों को। उन्होंने बोल दिया कि 30 सितंबर 2015 तक सभी ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है या अपने पैसे पे है ना टैक्स नहीं दिया और ऐसे पैसे को बाहर डिपॉजिट किया है, बाहर इन्वेस्ट किया है, ऐसे पैसों को आप डिस्क्लोज कर दो। और 31 दिसंबर 2015 तक ऐसी इनकम पे क्या करो, आप टैक्स पे कर दो, तो आप फ्री हो। अदरवाइज जब हमने पकड़ लिया तो टैक्स और पेनल्टी इतने लगेंगे जितना कि आपने बचाया नहीं है, ज्यादा देना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो साफ साफ इंटेंशन क्लियर कर दी थी अपनी। अब इस चैप्टर को ना, ये जो चैप्टर ये तो है एक्ट, लेकिन एज ए चैप्टर आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ ही है तो पूरा एक्ट एज ए चैप्टर आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हो गई है। आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस चैप्टर को ना समरी फॉर्म में उतारा। देखिए समरी में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, फिर बेसिस ऑफ चार्जेस बताया, वैल्यूशन बताया, फिर कंप्यूटेशन है, फिर असेसमेंट है, फिर रेक्टिफिकेशन है, और फिर पेनल्टीज किस तरीके से लगेगी। ये सारा का सारा समरी फॉर्म में एक बार उतार दिया कि क्या क्या पढ़ना है अपन को, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वही बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इस एक्ट का पूरा नाम बताया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स एक्ट 2015, जो कि संसद के दोनों सदनों से 26 मई 2015 को जो पास हुआ था, और ये तभी से 2015-16 से जो है पूरे इंडिया पे लागू होता है। अब इसका जो मेन टारगेट क्या था, इसका मेन इंटेंशन क्या थी, आपको क्या करना है, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम जो कि इंडिया के बाहर है, या अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट जो कि इंडिया के बाहर है, उसको टारगेट करना था। उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए पूरा एक्ट आया था ये। ठीक है, अब ये मैंने बात की दोनों अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स इंडिया के बाहर की, ओनली बाहर की बात करेगा ये एक्ट। अगर इंडिया में अगर ये दोनों चीज पाई जाती है ना तो उसके लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट बैठता है। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट उनके बारे में नहीं सोचेगा जो इंडिया में है, ये एक्ट सिर्फ उसी के लिए सोचेगा जो इंडिया के बाहर है, क्योंकि इंडिया में जो है ना उसके लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट बैठा है, वो सोचेगा इसके बारे में सब कुछ। ठीक है,
अब जो लास्ट बात है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया आपसे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया सितंबर 2015 तक सबको डेडलाइन दी थी कि आप क्या करो, अपनी अनडिस्क्लोज जो आपकी इनकम और असेट्स है उसको आप डिस्क्लोज कर दो और उस पर टैक्स पे कर दो, तो आप फ्री हो, अदरवाइज हम पकड़ेंगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। ये बात अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी। तो इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आगे जो इसका टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ चार्जेस। देखिए, इस एक्ट में किसी भी पर्सन पे जब कोई कार्रवाई होती है ना, तो पर्सन क्या करता है, दुनिया की सारी नॉलेज इकट्ठी करके, सारी होशियारी इकट्ठी करके इस एक्ट से बचने की कोशिश करता है, जुटलाने की कोशिश करता है कि जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट जो इंडिया के बाहर उसकी मिली है वो उसकी नहीं है उसकी, बट वो मना कर देता है कि उसकी नहीं है, किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करता है इस एक्ट से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो बहुत सारे सवाल जवाब भी करेगा आपसे। वो पूछेगा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर टैक्सिंग माई इनकम। तो उस टाइम पे उसके सारे सवालों का एक ही जवाब दिया जाएगा, इफ एओ कम्स टू नो, एओ को पता चल गया कि आपकी कोई बाहर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स है, बस इतना ही काफी है, पता चलना चाहिए एओ को। अब एओ को पता चल गया तो क्या होगा, एओ को पता चल गया तो जो भी उसकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स है उस पर 30% टैक्स लग जाएगा, सीधा 30% लग जाएगा, ओके। तो यही अपन को इस बेसिस ऑफ चार्ज में पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, और यही बात मैंने यहाँ लिखी है, देखिए मैंने क्या लिखा, 30% टैक्स किस पे, ऊफी और ऊफा, मतलब अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स, कब, इफ ईओ कम्स टू नो। तो बेसिस ऑफ चार्ज में ही पढ़ना था अपन को। तो अपन ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ लिया। अब बात करते हैं वैल्यूशन की। देखिए, वैल्यूशन किन चीज़ों का किया जाता है, वैल्यूशन उन चीज़ों का होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, जो ऑलरेडी मॉनेटरी है ना, वैल्यू में दे रखा है, उसको वैल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अपन है ना, जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है ना उसको वैल्यू नहीं करेंगे, जो अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है ना आपकी, उसी को वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट मेरा लंदन में कोई घर है, मैंने परचेज किया था वही अपने ब्लैक मनी से, फिर क्या होगा, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो वहां से मेरे को पाउंड में कुछ इनकम आ रही, सपोज दैट 20,000 पाउंड आ रहे हैं। तो 20,000 जो पाउंड है वो पहले से मेरे मॉनेटरी टर्म्स में, उसको है ना मेरे को वैल्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वो मॉनेटरी टर्म्स में दे रखे, बस उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, पता चल गया। बट जो घर है उसको वैल्यू करना पड़ेगा, उसकी क्या एफएमवी है, किसी तरीके से जो उसके वैल्यूशन रूल दे रखे वो लगा के मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम वैल्यू किसको करेंगे, जो अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यूशन रूल्स दे रखे हैं, रूल 3 देखिए, ओके, यहाँ रूल 3 लिख रखा है, यहाँ पे वैल्यूशन रूल्स दे रखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लिस्ट दे रखी है, उन सभी को आपको वैल्यू करना है, ठीक है, उनको सबको वैल्यू करना है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है आपको, उसमें किसी चीज को वैल्यू करेंगे, दूसरे में भी किसी चीज को वैल्यू करेंगे अपन, तीसरे में भी कुछ आपको दे रखा है उसके अंदर वैल्यू किया जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें वो है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो इनको मॉनेटरी टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर अपन को टैक्स लगाना है। 30% टैक्स इस पे लगेगा, मॉनेटरी वैल्यू पे लगता है। तो इनकम तो पहले मॉनेटरी वैल्यू में, अब आपको असेट्स को मॉनेटरी वैल्यू में लाना है, ओके। देखिए, तो देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सपोज दैट एओ को ना किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इस पर्सन के पास में ना ज्वेलरी है, बुलियंस है, प्रीसियस स्टोन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है और इमोल प्रॉपर्टी है। वो कहाँ है, बाहर है, एओ को पता चल गया। अब एओ को पता चल गया, उसके पास बेस बन गया एक्शन लेने का इस एक्ट में, ओके। तो क्या करेगा, उसे टैक्स और पेनल्टी चार्ज करेगा उस पर्सन के ऊपर। तो कैसे करेगा, पहले तो उसको ना ये जो आइटम मिली है ना उन सबको क्या करना पड़ेगा, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये पहले ही ना मॉनेटरी वैल्यू में होते तो ना ये सब करना नहीं पड़ता, वैल्यूएशन रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, उसको इन सबको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके वैल्यूएशन के रूल्स यहाँ दे रखे हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, वो ये सारी की सारी आइटम है ना उसने गलत तरीके से जो पैसा था ना उससे खरीदी, ध्यान रखना, उससे ही खरीदी उसने, व्हाइट के पैसे से नहीं खरीदी, ब्लैक के पैसे से खरीदी सारी की सारी। तो उसी पे तो टैक्स पेनल्टी लगानी है, ओके। तो अपन को वैल्यू करना पड़ेगा इन सभी आइटम्स को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसने ना इस आइटम में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट पकड़ लेंगे, कॉस्ट ले लेंगे, फिर एफएमवी पकड़ लेंगे उसकी कि एफएमवी क्या है इन सबकी। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल कौन से वाले साल की, जिस वाले साल में ये को पता चला कि इसके बंदे के पास में क्या है, ये आइटम्स हैं, जिस वाले साल में पता चला उसको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ना ए को पता चला कि मेरे पास मोनालिसा की पेंटिंग है, मैंने 10 करोड़ में खरीदी थी, 10 करोड़ में खरीदी थी, ओके। अब क्या होगा, 10 करोड़ तो उसकी कॉस्ट होगी, है ना। फिर वो देखेगा कि इस पेंटिंग के ना 1 अप्रैल, जैसे इस 23-24 में उसको पता चल गया, तो 1 अप्रैल 2023 को उसकी क्या एफएमवी है मार्केट में, क्या वैल्यू उसकी, तो वो पकड़ लेगा। तो सपोज दैट 15 करोड़ है, तो दोनों में से जो भी हायर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी। और द टैक्स एंड पेनल्टी पर्पस अंडर दिस एक्ट, ओके। तो क्या करना है, कोर्स लेना है आपको, और ये जो भी आइटम्स हैं इन सबकी एफएमवी पकड़नी है। एफएमवी कौन से वाले साल की पकड़नी है, जिस वाले साल में को पता चला है, ध्यान रखना, जिस वाले साल में को पता चला है उस वाले साल की 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उस वाले साल की, ओके।
उसकी एफएमवी क्या है ये वो लिख लेना आप, दोनों में से जो भी हायर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो यही बात इस फर्स्ट पॉइंट में बताइए, ज्वेलरी बुलियंस प्रीसियस स्टोन। अब जैसे बुलियंस मिल गया तो उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी 1 अप्रैल को है ना क्या एफएमवी है, वैसे ही प्रीसियस स्टोन्स की कॉस्ट क्या है 1 अप्रैल को, क्या है उसकी एफएमवी क्या है। ऐसे ड्राइंग की, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन की, मूवी प्रॉपर्टी की, तो सबकी कॉस्ट लिख लेना और 1 अप्रैल को उसकी क्या एफएमवी है। और वो एफएमवी कौन से वाले साल की लेनी है आपको पता होना चाहिए, है ना, जिस वाले साल में को पता चला है कि इस बंदे की है ना ये सारी की सारी आइटम्स है कायम बाहर है। ओके, अब इसका एक सिनोनिम्स बना दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, जैसे जे फॉर यहाँ पे ज्वेलरी हो जाएगा, बुलियंस प्रीसियस स्टोन, डी में है ना ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, रिमूव प्रॉपर्टी। तो जब पढ़ाई, शॉर्ट फॉर्म में याद करो, जब पढ़ाई वाली जो आइटम्स मिली है ये को, इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि किसी बंदे के पास ये है, तो किस तरीके से वैल्यू करेगा, कॉस्ट। ओके, और इनकी एफएमवी कौन से वाले साल में, जिस वाले साल में ये को पता चला है 1 अप्रैल को, ध्यान रखना 1 अप्रैल को लेना है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में किसको वैल्यू किया जा रहा है, सेकंड पॉइंट में वैल्यू किया जा रहा है कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटीज को। कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटीज क्या होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। अब ये जो शेयर एंड सिक्योरिटीज है ना, ये ऐसे शेयर एंड सिक्योरिटी है जो बाहर के हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक्ट ही तब लग रहा है जब आपके पास क्या है, बाहर के शेयर एंड सिक्योरिटीज है। तो ये भी आपके पास क्या है, शेयर एंड सिक्योरिटीज बाहर के, ए को पता चल गया कि आपके पास क्या है, कोई शेयर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए को पता चला कि मेरे पास है ना एप्पल के शेयर है। अब एप्पल के शेयर है यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ए को पता चल गया। अब ए को पता चलते ही क्या बन गया, बेस बन गया इस एक्ट में क्या कार्रवाई करने का। अब वो क्या कर सकता है, टैक्स पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो कैसे वैल्यू करेगा, क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है, वो सारी चीजें मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यूएशन रूल लगाने पड़ेंगे, रूल 3 के, उस हिसाब से क्या करेगा, फिर वो उनकी वैल्यू निकाल लेगा। तो कैसे निकालेगा, सबसे पहले वो कॉस्ट पकड़ लेगा कि ना मैंने ना वो शेयर कितने में खरीदे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉस्ट पकड़ लेगा। फिर क्या करेगा, जिस वाले साल में उसको पता चला, जैसे 1 अक्टूबर उसको पता चला कि मेरे पास है ना बाहर के ना शेयर एंड सिक्योरिटीज है, तो 1 अक्टूबर की एफएमवी नहीं लेगा, वो किस वाले दिन की लेगा, 1 अप्रैल की लेगा, जिस वाले साल में उसको पता चला। तो 1 अप्रैल 2023 की वो क्या पकड़ेगा, एफएमवी पकड़ेगा। अब उस दिन क्या होगा, शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में क्या होता है, प्राइस एंड बहुत सारी होती है उसमें, हाईएस्ट लोएस्ट गिरती रहती है, तो क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट पकड़ेगा, सबसे लोएस्ट पकड़ेगा, उसका एवरेज कर लेगा। ओके, तो क्या करेगा, पहले तो एवरेज प्राइस निकाल लेगा, एवरेज प्राइस निकाल के क्या करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आपकी एफएमवी निकल जाएगी उन सारे शेयर एंड सिक्योरिटीज की। ओके, तो कॉस्ट और एफएमवी दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो वैल्यू बन जाएगी, उस वैल्यू पे वो टैक्स पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ठीक है, अब सपोज दैट जैसे ना 1 अप्रैल को ना उसकी वो प्राइस नहीं दे रखी, ट्रेड प्राइस ही नहीं दे रखी, तो जब भी लास्ट ट्रेड हुआ था ना वो प्राइस पकड़ लेंगे अपन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी में उसको वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल देखिए किसकी बात करता है, वो बात करता है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की। अनकोटेड इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स जनरली जो होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट पे ना यूजुअली ना कोटेड नहीं होते हैं, कोटेड नहीं होते, तो उस केस में हमको ना उसकी एवरेज प्राइस नहीं मिल पाएगी, जैसे कि जस्ट ऊपर वाले केस में हमको मिल गई थी, तो हमको उसकी एवरेज प्राइस नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे उस केस में, उसको वैल्यू कैसे करेंगे, तो उस केस में हम जो उसका एनएवी को यूज करेंगे, एनएवी को यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैंने ना किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, बाहर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वो कंपनी बाहर के स्टॉक मार्केट पे कोटेड नहीं है, तो कैसे उसको वैल्यू करेंगे, एनएवी का यूज करेंगे उस केस में। तो एक काम करते हैं, एनएवी निकालना देख लेते हैं। अगर एनएवी निकालना सीख लिया ना इस वैल्यूएशन रूल में, तो पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है ना आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एनएवी कैसे निकलती है, देखिए सपोज दैट ये कोई फॉरेन कंपनी है, है ना, तो उसके असेट्स में देखिए क्या क्या पड़ा है। सपोज दैट उस फॉरेन कंपनी ने ये जो आपका मैंने आपको पहले पॉइंट में पढ़ाया था कि ज्वेलरी, बुलियन, प्रीसियस स्टोन, अगर उसके पास ये इन्वेस्टमेंट है तो उसको वैल्यू करेंगे रूल 3 के हिसाब से, उसको वैल्यू करेंगे रूल 3 के हिसाब से, जैसा अपन ने अभी पॉइंट 1 में पढ़ा था। कोस्ट ले लेंगे और एफएमई 1 जिस वाले साल में ये को पता चला 1 अप्रैल को, तो उसकी वैल्यू निकाल के ठीक है यहाँ रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से हो जाएगी। ओके, रूल 3 के हिसाब से। शेयर एंड सिक्योरिटी की सेम वैसे ही जैसे अपन ने पॉइंट 2 में पढ़ा था, कोस्ट और एफएमई जिस वाले साल में ये को पता चला, ये फॉरेन कंपनी वो वाली कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट किसकी है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, और ये असेट्स है ना, ये असेट्स वो असेट्स है जिसमें इस फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, ये जो बैलेंस शीट है ना वो कौन सी कंपनी की, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये फॉरेन कंपनी ने ना इसमें इन्वेस्टमेंट किया, देखिए ज्वेलरी, बुलियन में, शेयर एंड सिक्योरिटीज में, ठीक है, ये इन सब असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है।
तो हम क्या करें, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं किसके हिसाब से, जो रूल अपन ने ऊपर पढ़े। तो जब पढ़ाई रूल अपन ने पढ़ ही लिया, शेयर एंड सिक्योरिटी का रूल अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा जितनी भी असेट्स बच गई ना, इन दोनों के अलावा जितनी भी बच गई, सबको ले लो बुक वैल्यू पे, सबको ले लो बुक वैल्यू पे, ओके। अब एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स को ना असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे ना, तो उस केस में एडवांस टैक्स को नहीं लेना है आपको। क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स को ले लोगे फिर क्या करना है, हमको टैक्स निकालना है उसके ऊपर, क्योंकि असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगाएंगे। तो इसको अगर ले लेंगे तो टैक्स पर टैक्स हो जाएगा, ओके। तो इसको यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इसको नहीं लेंगे यहाँ पे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स होती है, तो एक्चुअल में ये कोई असेट्स ही नहीं, ठीक है। तो इसको भी नहीं लेना है आपको। अब देखिए आपको किस किस को लेना है, आउटसाइड लायबिलिटी को लेना है, सारी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को लेना है, प्रेफरेंशियल कैपिटल को लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर को लेना है। देखिए प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन का है ना एक वैल्यूएशन करने की एग्जम्पशन होती है, वैल्यूएशन करने की एग्जम्पशन होती है कि है ना, सपोज कि आज है ना आपका धंधा बंद हो जाए, आज आपका धंधा बंद हो जाए, तो क्या वैल्यू है आपकी, आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के केस में क्या होता है, जब भी ना ये एजम्पशन ली जाती है ना कि बिजनेस बंद होगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रेफरेंस को ना हमेशा इक्विटी से पहले पेमेंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए ना हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल को उसके जो डिविडेंड को यहाँ पे लेस कर देंगे, ओके। क्योंकि वैल्यूएशन का अजम्पशन होती है कि ना आपकी है ना जो प्रेफरेंस वाले हैं ना उनको पहले पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अब है ना इक्विटी को छोड़ दिया, इक्विटी में देखो रिजर्व भी आता है, तो उसकी कैपिटल छोड़ दी, कैपिटल को नहीं लेना आपको, ठीक है। उसके रिजर्व छोड़ दिए, रिजर्व को भी नहीं लेना। अब ये प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड किस में से दिया जाता है, जनरली रिजर्व में से दिया जाता है, इसलिए ना इसको भी नहीं लेंगे, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज, देखिए ऐसी लायबिलिटी जो कि अनसर्टेन है उसके लिए प्रोविजन पहले से बना दिया। अब प्रोविजन कहाँ से बनाए, इस रिजर्व में से बनाए, तो इसको भी नहीं लेंगे, ध्यान रखना। एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मतलब आपका जो लायबिलिटी के लिए जिसके लिए बनाया था वो मीट हो चुकी है, उसके बाद भी एक्सेस पड़ा हुआ है, तो कहाँ से बनाया था, वो भी आपने प्रोविजन इस रिजर्व में से बनाया था। अब वो एक्सेस पड़ा है तो उसको भी क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी नहीं है, ओके, तो उसको भी नहीं लेंगे। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में ये सारे के सारे है तो रिजर्व ही, बस उनको अलग अलग नाम से ना खड़ा कर दिया कि भाई हाँ ये भी एक प्रपोज डिविडेंड, बट है ये क्या, रिजर्व, ये सब रिजर्व में से बने हैं। तो इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल को नहीं लेना उसकी, और उसको रिजर्व को नहीं लेना, ध्यान रखना। तो असेट्स में क्या लूंगा मैं, ये सारी चीजें ले लूंगा, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ से लेके ये वाली और ये वाली, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दूंगा मैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी करूंगा तो नेट असेट्स वैल्यू मिल जाएगी। ये नेट असेट्स वैल्यू किसकी है, ये नेट असेट्स वैल्यू कंपनी की है, बट मुझे कंपनी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एनएवी कंपनी की नहीं चाहिए, मुझे जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना उस कंपनी में, उसकी एनएवी चाहिए, मुझे उसकी एनएवी चाहिए, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे उस केस में, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिएगा ना, सपोज कीजिएगा कि इसमें एक ही पेड अप वैल्यू के शेयर है, सारे के सारे एक ही पेड अप वैल्यू के शेयर है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, मैंने क्या किया, उसकी सारी है ना जो असेट्स थे उनको वैल्यू कर लिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास ज्वेलरी थी, तो ज्वेलरी की बुक वैल्यू दे रखी थी और एफएमवी दे रखी थी, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपए उसकी एफएमवी ले लूंगा। सपोज टेओ को पता जिस साल में उसकी एफएमवी 1 अप्रैल को क्या थी, 5 लाख थी, तो मैंने 5 लाख पकड़ ली, ठीक है। अब एक ही कैटेगरी के शेयर है, एक ही कैटेगरी के शेयर है, मतलब एक ही पेड अप वैल्यू के 100 रुपए वाली की मान लीजिए, है ना। तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, 2000 शेयर हो जाएंगे, 2000 शेयर हो जाएंगे। तो ये पर शेयर वैल्यू आ गई, पर शेयर वैल्यू आ गई, ठीक है, कंपनी की पर शेयर वैल्यू आ गई। अब मेरे पास कितने शेयर है, नंबर ऑफ फेल्ड, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एनएवी आ जाएगी। जैसे उसको यहाँ देखते हैं, देखिए जस्ट अ सेकंड, देखिए वैल्यू पर शेयर जैसे इस केस में कितनी आई है, 250 वैल्यू पर शेयर को यहाँ लिखा। फिर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कर रखे, जैसे मैंने 500 शेयर हेल्ड कर रखे, तो मेरी एनएवी निकल गई, मेरे शेयर की वैल्यू निकल गई। तो कॉस्ट और एनएवी दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, ओके, उस केस में। अब ये तो मैंने बात की जब आपके पास है ना एक ही कैटेगरी के शेयर है, मतलब एक ही पेड अप वैल्यू के शेयर है पूरे के पूरे, ठीक है ना, उसमें अलग नहीं है। जैसे कोई होता है, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, 100 रुपए का शेयर है बट 60 रुपीज पेड अप है, 100 रुपए का शेयर है बट कितना पेड अप है उसका, 60 पेड अप है। 10 रुपए का शेयर है उसका 8 रुपए पेड अप है। अगर ऐसी कैटेगरी बन के आ गई तो आप क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना
जो आपने डिवाइड क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर से किया है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं करेंगे फिर उस केस में गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पेड अप वैल्यू अलग अलग है। एक है ना 60 रुपये पेड अप वाला है और 8 रुपये पेड अप वाला है, आप सबको ना इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो 250 रुपये सभी की वैल्यू आ गई, तो उस केस में गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ना ये अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अमाउंट कौन सा, ये वाला अमाउंट देखिए, जो उसका पेड अप अमाउंट है 60 और 8 मतलब 60 है टोटल। ओके, पेड अप कैपिटल मतलब आपको डिवाइड किससे करना है, पेड अप कैपिटल से। ये आपकी क्या हुई, एसेट्स, एसेट्स डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, उसकी पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल पर रुपी आ गई आपकी, कैपिटल पर रुपी आ गई, ध्यान रखना। फिर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पेड अप वैल्यू से, तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगा, मतलब उसके शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, असेट्स डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल। तो आपकी कैपिटल पर रुपी आ गई, कैपिटल पर रुपी को आपने मल्टीप्लाई किससे किया, उसकी पेड अप वैल्यू से। तो इसकी वैल्यू तो आगे देखो, जो 100 रुपए वाला था 441.8, और जो 10 रुपए वाला था, जो 8 रुपए पेड अप है, ओके, ये 100 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आ गई 58.82। ठीक है, तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से क्या आ गई, उन शेयर की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्या करेंगे, ये उनके शेयर की वैल्यू आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर हेड, नंबर ऑफ शेयर हेड से। तो मैंने ये लिख रखा है, अगर आपके पास ओनली वन कैटेगरी ऑफ शेयर है ना, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे। लेकिन आपके पास जनरली क्या होगा, क्वेश्चन में ना कैटेगरी बनी आएगी कि भाई ये 10 रुपए पेड अप वाला है, ये इतने पेड अप वाला है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है पेड अप कैपिटल से। पेड अप कैपिटल से डिवाइड करोगे तो कैपिटल आपकी जो असेट्स है वो पर रुपये आ जाएगी, पर कैपिटल आ जाएगी। फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, पेड अप वैल्यू से। पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। फिर वैल्यू पर शेयर आने के बाद क्या करोगे आप देखिए, वैल्यू पर शेयर यहाँ आ गया, फिर वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ शेयर हेड। फिर अपन उससे पूछेंगे भाई तेरे पास कौन सी कैटेगरी के शेयर है बता, तो बोलेगा मेरे पास है ना 10 रुपए वाली कैटेगरी के शेयर है। तो कितने शेयर है, कितने शेयर, उसने बोल दिया 500 शेयर है। उसकी वैल्यू सपोज जो भी निकल के आई नीचे, अभी 55 रुपीज कुछ आ रही थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके शेयर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये शेयर की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, उसके शेयर की वैल्यू आई है निकल के। तो नेट एसेट्स वैल्यू, आपकी नेट एसेट्स वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और कोस्ट दोनों में से जो भी हायर हो जाएगा वो उसके वैल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, इतना झमेला करने के बाद भी अगर कोस्ट ज्यादा होती ना, तो फिर कोस्ट को पकड़ लेते हैं, समझे। और यहाँ पे जो निकल के आई थी ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे जो असेट्स माइनस लायबिलिटी करने के बाद निकल के आया ना, वो क्या था, वो कंपनी की एनएवी थी। बट हमें कंपनी की एनएवी यूज नहीं करनी, हमें तो जो बंदा है ना जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पे असेट्स माइनस जब लायबिलिटी किया ना, तो प्रेफरेंस को भी घटाया, क्योंकि वैल्यूएशन की एजम्पशन होती है कि कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। और जब भी कंपनी बंद होती है ना, तो इक्विटी से पहले ना प्रेफरेंस वालों को क्या किया जाता है, पे किया जाता है, उसमें उसकी कैपिटल, उसका डिविडेंड सब कुछ पे कर देते हैं। ओके, और इक्विटी में ना इक्विटी प्लस रिजर्व भी होता है, ध्यान रखना, तो इसलिए उनको नहीं लेंगे दोनों को। और ये बात मैंने आपको बताई दी, अगर एक ही कैटेगरी है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है तो क्या करेंगे, आप पेड अप कैपिटल से डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पेड अप वैल्यू से। ठीक है, तो उससे क्या निकल के आएगा, आपका शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर शेयर की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर हेड से। तो इस तरीके से आपकी नेट एसेट्स वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका वैल्यूशन था अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूशन रूल की तरफ। नेक्स्ट वैल्यूशन रूल बात करता है, अगर किसी बंदे ने ना, इंडिया के किसी बंदे ने क्या कर रखा है, इंडिया के बाहर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे सपोज मैंने ऑस्ट्रेलिया की किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा, उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा। जैसे एओ को पता चला मैंने क्या कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया की किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एओ के पास बेस बन गया इस एक्ट में कार्रवाई करने का। अब एओ को टैक्स पेनल्टी चार्ज करनी है, तो किस पे चार्ज करेगा, एक मॉनेटरी अमाउंट उसको पता होना चाहिए, एक मॉनेटरी अमाउंट पता होना चाहिए। तो मॉनेटरी अमाउंट वो किस तरीके से पता करेगा, उसकी सारी बात यहाँ हो रही है ना। तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज अपन ने जो ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा ना अनकोटेड इक्विटी शेयर में, सेम उसी तरीके से सारी कैलकुलेशन इसके अंदर है। तो देख लेते हैं, उसमें मैंने क्या किया था, कंपनी की एनएवी निकाली थी। यहाँ मैं क्या करूंगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म है ना उसकी एनएवी निकालूंगा। ओके, किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। तो आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस शीट किसकी दे रखी है, ये बैलेंस शीट उस फर्म की दे रखी है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए। ठीक है, अब ये वो चीजें, ये वो आइटम्स हैं जिसमें उस पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे उसने ना ज्वेलरी में, बुलियन में, प्रीशियस स्टोन में, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उसकी वैल्यूएशन किस तरह करेंगे, जैसे सेम एज इट इज अनकोटेड में किया था। ठीक है, तो कोस्ट ले लेंगे और एफएमबी जिस वाले साल में ये को पता चला, दोनों में से जो भी हायर होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, इन सब की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो शेयर एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे,
कॉस्ट और एफएमई जिस वाले साल में ए को पता चला उसका एवरेज प्राइस। ओके, तो क्या करेंगे वो ले लेंगे। फिर बात करेंगे अदर असेट्स की। अदर असेट्स को बुक वैल्यू पे लेना, सेम एज इट इज अपन ने पढ़ा है सारा का सारा काम भी ऊपर अनकोटेड इक्विटी शेयर में। अब लाइबिलिटीज में किसको लेना है, आउटसाइड लाइबिलिटी को लेना है, यहाँ पे प्रेफरेंस तो होगा नहीं, ठीक है। और वही आपकी ये रिजर्व वाला पार्ट हो गया, इसको नहीं लेना आपको, कंटीजेंट लाइबिलिटी को नहीं लेना आपको, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को नहीं लेना आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये असेट्स और ये लाइबिलिटीज आपकी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एनएवी आ जाएगी। अब ये एनएवी किसकी आई है, ये एनएवी आई है आपकी पार्टनरशिप फर्म की आई है, ध्यान रखना पूरी पार्टनरशिप फर्म की आई है। बट आपको पूरी पार्टनरशिप फर्म की एनएवी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपको किस बंदे की चाहिए, बंदा इंडिया का है, वो बंदा इंडिया से तो वो पैसा लेके गया था, ठीक है। और वो पैसा कहाँ से लाया था, वो पैसा कोई उसने सही तरीके से तो कमाया नहीं था, ऊपर से तो बरसा नहीं था, वो पैसा वो गलत तरीके से लेके गया था जिसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं किया। तो वो अमाउंट ही तो पता करना है अपन को, वो अमाउंट पता चल जाएगा तो ये क्या कर सकता है, फिर उसके अगेंस्ट है ना टैक्स और पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो क्या करेंगे अपन, वो अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ना इसकी एनएवी निकल के आई 20 लाख रुपए, इस पार्टनरशिप फर्म की, पूरी पार्टनरशिप फर्म की एनएवी कितनी निकल के आई 20 लाख रुपए। तो क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे। देखिए, एक तो मैं क्या करूंगा, इस 20 लाख में से ना पहले ना उन बंदों ने कितना कैपिटल लगा रखा था ना उसको अलग कर दूंगा, ठीक है। वो अमाउंट अलग कर दिया, वो यहां आ जाएगा, देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, वो पॉइंट मैंने यहां लिख दिया। और कैपिटल के अलावा जो भी ऊपर का है ना, जैसे सपोज है ना उन्होंने कैपिटल लगा रखी थी 8 लाख रुपए, ये 8 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख रखी है ना, तो उसको मैंने अलग कर दिया। अब मैंने 20 लाख में से 8 लाख रुपए घटा दिए तो 12 लाख है ना, उसको मैं अलग ले लूंगा बैलेंस के नाम से, ये बैलेंस लिख लिया मैंने 12 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 8 लाख को तो ना मैं कैपिटल रेशियो में बांट लूंगा, जो कैपिटल का रेशियो था ना इनका, सपोज दैट कोई भी रेशियो होगा उस हिसाब से ना, ए की कैपिटल निकल के आई 5 लाख, बी की 2 लाख और सी की आई 1 लाख, ठीक है। 5 2 1 आ गई। अब सी है ना ये इंडिया का बंदा, ध्यान रखना, और ए और बी दोनों फिरंगी है, ठीक है। तो 5 2 1 ये कैपिटल का अमाउंट निकल के आ गया कि भाई इनकी कैपिटल इतनी थी, ठीक है। अब ऊपर जो 12 लाख आया, ऊपर का जो 12 लाख है ना उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन है ना उन्होंने कुछ रेशियो बना रखा हुआ कि जब पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, बंद होगी ना, तो किस तरीके से ना सारी जो असेट्स एंड लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका एक रेशियो बना रखा होता है। तो उसको मैंने ना डिसोल्यूशन शेयरिंग रेशियो के नाम से लिख रखा है, क्योंकि वहां पे आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन में कि भाई ना डिसोल्यूशन के टाइम पे इस रेशियो में ना सारे के सारे शेयरिंग करेंगे, वो ऐसा दिया हुआ आपको जनरली, ठीक है। तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डीएसआर, डिसोल्यूशन शेयरिंग रेशियो, तो वो आपको दिया होगा। तो ना अगर ये दोनों दे रखे, जैसे डिसोल्यूशन शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है आपको और पीएसआर भी दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इंपोर्टेंस किसको देनी है, आपको डीएसआर को देनी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है डीएसआर पीएसआर, ठीक है। तो आपको किसको इंपोर्टेंस देनी है, आपको डीएसआर, ठीक है। देखिए जनरली हो सकता है कि जब भी ना पार्टनरशिप फर्म काम करती है ना, तो जब भी वो वर्किंग पीरियड में होती है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो अलग हो सकता है, और एट द टाइम जब है ना वो डिसोल्व होती है ना तब है ना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है, जिसको अपन डीएसआर की बात करें यहाँ पे, है ना। तो हो सकता है कि वर्किंग टेन्योर में ना वो प्रॉफिट अलग तरीके से बांटती हो, और एट द टाइम है ना वो अलग तरीके से क्या करती हो, असेट्स और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है कि भाई डीएसआर भी है, तो पहले आपको किसको पकड़ना है, क्योंकि है ना ये ना वैल्यूएशन की एजम्पशन ही तो है। मैंने क्या बताया था कि जब भी अपन क्या करते हैं वैल्यूएशन करते हैं, तो वैल्यूएशन के टाइम पे अपन क्या करते हैं कि कंपनी या जो भी पार्टनरशिप हमें आपके यहाँ पे वो बंद हो रही है, और बंद हो रही है तो उस केस में क्या करेंगे अपन, ये डीएसआर को यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इंपोर्टेंस किसको देंगे, डीएसआर को, फिर उसके बाद अपन देंगे पीएसआर को। अगर दोनों नहीं दे रखे ना तो फिर इक्वल कैपिटल इक्वल बांट लेंगे, मतलब इक्वल रेशियो में, ओके। तो मैंने क्या किया, 20 लाख में से 8 लाख को अलग कर दिया, जो उसकी कैपिटल की जितना अमाउंट था उन सबको मैंने कैपिटल रेशियो में बांट लिया। अब जो बाकी बच गया 12 लाख, तो 12 लाख को पहले मैं देखूंगा डीएसआर है मेरे पास में, डीएसआर है तो उस रेशियो में बांट लूंगा, अगर डीएसआर नहीं है तो पीएसआर है तो पीएसआर की रेशियो में बांट लूंगा, अगर दोनों नहीं है तो इक्वल बांट लूंगा। तो सपोज दैट दे रखा था तो ना, तो इसका आ गया 6 लाख, इसका आ गया 4 लाख, इसका आ गया 2 लाख, ओके। तो क्या हो गया टोटल, एक ही ना, ए का इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया 11 लाख, बी का निकल के आ गया 6 लाख और सी का निकल के आ गया 3 लाख। तो यही अमाउंट तो चाहिए था, इसी पे तो है ना ये क्या कर सकता है, टैक्स और पेनल्टी चार्ज कर सकता है इसके ऊपर। तो ये अमाउंट तो अपन पता करना चाह रहे थे। अब सपोज दैट यहाँ पे ना दूसरा सीनेरियो हो गया, क्या हो गया कि एनएवी ना 5 लाख निकल के आ गई, एनएवी 5 लाख आ गई, उसकी कैपिटल से भी कम आ गई, कैपिटल से भी कम आ गई, तो आपका ना सारे का सारा जो 5 लाख है ना वो यहीं आ जाएगा, वो पूरा का पूरा ना आपकी कैपिटल रेशियो में है ना क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बैलेंस में ना तभी आता है आपका, बैलेंस में तभी अमाउंट आएगा जब फॉर्म ने क्या है जोरदार पैसा कमाया, कैपिटल से ना पैसा कमा लिया, उसने कैपिटल लगा के पैसा कमा लिया,
जैसे यहाँ 8 लाख रुपए लगा के 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा ली कैपिटल के ऊपर, लेकिन यहाँ 8 लाख रुपए लगा के ना 5 लाख ही हो गए, कम हो गए, तो यहाँ बैलेंस में कुछ भी बचा नहीं बांटने के लिए। ओके, तो ये बात ध्यान रखना आप। ओके, तो अपन ने कैसे समझा इसको देख लेते हैं एक बार। सेम एज इट इज जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था ना, सेम वैसे इसमें वैल्यूएशन होगा अनकोटेड इक्विटी शेयर की तरफ। आपको क्या करना है, एनएवी निकालनी है। एनएवी किसकी निकालनी है, पार्टनरशिप फर्म की निकालनी है। तो पार्टनरशिप फर्म की अपन ने क्या करी, एनएवी निकाल ली। अब ये तो है ना एनएवी किसकी है, उस फर्म की है, बट हमको एक तरीके से देखें तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए उस बंदे की जो इंडिया का है, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट पता करना है अपन को। तो क्या करेंगे, उस एनएवी के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं, टू द एक्सटेंट कैपिटल और जो बैलेंस अमाउंट। कैपिटल वाला जो अमाउंट है ना उसको मैं कैपिटल रेशियो में बांट लूंगा, और जो बैलेंस वाला है तो सबसे पहले अपन देखेंगे डीएसआर दे रखा, तो इंपोर्टेंस आपको डीएसआर को देंगे। डीएसआर नहीं दे रखा है तो पीएसआर पकड़ लेंगे, और दोनों नहीं दे रखे तो इक्वल बांट लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कैपिटल के रेशियो में जो आया और जो बैलेंस का जो डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गया जो इंडिया के बंदे हैं, इसके ऊपर टैक्स पेनल्टी चार्ज कर सकता है ये। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल है वैल्यूएशन ऑफ अ बैंक अकाउंट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी बैंक अकाउंट है ना वो ऑलरेडी मॉनेटरी फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, उसको वैल्यू नहीं करना है। मैंने आपको बताया था ना, जो भी आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम आएगी वो मॉनेटरी फॉर्म में है, उसको कभी वैल्यू नहीं करना है। तो ऐसे ही ये क्या है, बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट क्या है, मॉनेटरी फॉर्म में है, और कहाँ है, बाहर है, बाहर है, तो इसको वैल्यू नहीं करना है। बट आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि इसको किस अमाउंट पे वैल्यू करना है, किस अमाउंट पे वैल्यू करना है। जैसे है ना, बाहर मेरा कोई यूएसए में कोई अकाउंट एओ को पता चला, एओ को इन्फॉर्मेशन मिल गई, बेस मिल गया उसको इस एक्ट में कार्रवाई करने का। अब चाहे उसमें पैसा है ना पाउंड में या डॉलर में, कहीं भी किस कंट्री में मिले, ओके, चाहे यूएसए में मिले चाहे कहीं पे भी मिले, तो क्या होगा, करेंसी अलग है लेकिन एट द एंड उसको क्या कर सकते हैं अपन, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। बट उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि भाई किस अमाउंट में वैल्यू करना है। जैसे सपोज एओ को पता चला, तो एओ क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो अकाउंट को ना क्या कर रहा है, सीज करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी करने की कोशिश कर रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई तो ना टैक्स पेनल्टीज है, तो टैक्स पेनल्टी मांग रहा है मेरे से। मैंने बोल रहा हूँ जा ले ले, उसमें 1 लाख डॉलर पड़े, ले ले, खुश हो जा। मैंने उसको ऐसे बोल दिया एओ को, जबकि मैंने उस अकाउंट में ना इंडिया से पैसा ना भर भर के डाला उसमें, यहाँ से ले जा ऐसी कमाई जिस पर मैंने टैक्स नहीं दिया। ओके, मैंने उसमें पैसा यहाँ से उठा उठा के भर भर के ना उसमें डाला है, और बहुत इंजॉय किया उस अकाउंट से मैंने पैसा उड़ा के। ओके, और आज है ना उस अकाउंट में सिर्फ 1 लाख डॉलर पड़े, और मैं एओ को बोल रहा हूँ जा ले जा, लगा ले टैक्स पेनल्टी जा। तो एओ मान जाएगा क्या, एओ नहीं मानेगा, वो बोलेगा इतने से काम नहीं चलेगा, आज तक तूने उस अकाउंट में जितना भी पैसा डाला ना सबको जोड़ूंगा और उस पर लगाऊंगा मैं। तूने तो उसमें से निकाल निकाल के डेबिट कर करके उसमें से खर्च करके आज 1 लाख डॉलर दे दिए, और कह रहा है कि भाई टैक्स पेनल्टी लगा दे, ले इस पे कर ले जो करना है। ऐसा नहीं चलेगा उस केस में। आज तक उस अकाउंट में जितना भी पैसा क्रेडिट हुआ ना सारा का सारा जोड़ लेंगे, उस अमाउंट पे टैक्स पेनल्टी चार्ज करेंगे, ध्यान रखना। तो मैंने यही बात आपको बोली कि किस अमाउंट पे ना वैल्यू करना है, ये बड़ी बात है इसके अंदर, ठीक है। वैल्यू तो ये ऑलरेडी है, चाहे वो दूसरी करेंसी में, उसको कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस अमाउंट पे, अमाउंट वो होगा जब से वो अकाउंट ओपन हुआ है ना तब से उस अमाउंट में जितना भी पैसा क्रेडिट हुआ है ना उस सबको अपन जोड़ लेंगे। ये इसमें मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। ओके, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जब क्रेडिट करेंगे ना तो क्रेडिट के आइटम को ही अपन कंसिडर करेंगे, लेकिन है ना उसमें ना कुछ आइटम में आपको बताऊंगा उनका डिडक्शन दे देना, मतलब उनको घटा देना, ठीक है। जो नेट अमाउंट होगा ना वो आपका माना जाएगा कि इसमें टोटल क्रेडिट इतना हुआ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे ना मैंने बोला आपको, जब भी आपका ना ओपन हुआ है जब से अकाउंट, वहां से आपको जोड़ना है जितना भी आपने डिपॉजिट किया है, बट उसमें से ना 2 चीजों को घटा देना। देखिए पहला, ये देखिए मैंने ये क्रेडिट कर रखा है, यहाँ पे मैंने सारा पैसा डाला, जैसे यहाँ पे ना मैंने डॉलर डाले थे, सपोज जैसे ये डॉलर है, ओके, $100 डाले, डॉलर, ये सबको मैंने क्रेडिट कर लिया ईओ ने जब से अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है। इस पर टैक्स पेनल्टी चार्ज करेगा, बट है ना इन 2 की छूट मिल जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, इस अकाउंट से ना ये $100 मान लीजिए ये $100 निकाले, और उससे मैंने क्या किया, जो आपकी ज्वेलरी बुलियन वो जो आइटम थी ना वो मैंने परचेज करी, और उसको ना ऑलरेडी टैक्स कर चुका है, वो ऑलरेडी टैक्स कर चुका है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इस क्रेडिट को काउंट नहीं करेंगे। ओके, टोटल क्रेडिट की कैलकुलेशन में इस क्रेडिट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको है ना मैंने निकाल के क्या किया, इससे मैंने ज्वेलरी बुलियन वो सब खरीद लिया और वो ऑलरेडी ना टैक्स हो चुकी है।
ठीक है, ऊपर ऊपर वाले वैल्यूएशन रूल में। तो इस जो 100 को है ना, $100 को क्रेडिट को, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, इसको हम लेस कर देंगे। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे यही लिखा, देखिए, ठीक है। बैंक विड्रॉल यूटिलाइज फॉर परचेस ऑफ न्यू असेट्स, वो कोई भी हो सकती है, शेयर सिक्योरिटीज भी हो सकता है, और जो ऊपर अपन ने पढ़े ना उनमें से कोई सा भी आइटम हो सकता है, ठीक है, जो ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं। तो इस केस में उसको लेस कर देंगे टोटल क्रेडिट में। ओके, अब एक और पॉइंट है आपका, जैसे मैंने क्या किया, $100, ये $100 क्रेडिट हुए थे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें से निकाला, मैंने ना कुछ खरीदा नहीं है, मैंने रखा अपने पास में, फिर मैंने वापस रीडिपोजिट कर दिया, उसको रीडिपोजिट कर दिया, तो 2 बार क्रेडिट हो गया वो। तो इस केस में क्या हो गया, एक्चुअल में उसका ना कुछ यूज तो हुआ नहीं, मैंने निकाला और वापस डाल दिया, जबकि उसके ऊपर एडिशनल ना $100 का क्या हो गया, बर्डन पड़ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उस $100 को एक बार ही काउंट करेंगे। ओके, बट है ना, इसकी ना लायबिलिटी है ना किसके ऊपर है, असीसी के ऊपर है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई है ना, ये पैसा मैंने निकाला था और यही वापस डाल दिया। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है, आरसीसी की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो तो हर क्रेडिट के लिए बोलने लग जाएगा, हर डिपॉजिट के लिए बोलने लग जाएगा कि भाई ये तो मैंने वापस रीडिपॉजिट किया है, तो ये सब उसके ऊपर ही छोड़ दिया। उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हाँ भाई ये मैंने रीडिपॉजिट किया है। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर अपन मान लेंगे कि ठीक है रीडिपॉजिट है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको भी अपन काउंट नहीं करेंगे रीडिपॉजिट के केस को। तो यही इसमें मेन पॉइंट था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पे ना उसको, किस अमाउंट पे क्या करना है, उसको वैल्यू करना है बैंक अकाउंट को, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है इसके अंदर, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि सम ऑफ ऑल डिपॉजिट मेड सिंस डेट ऑफ ओपनिंग, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ना अकाउंट ना 2007 में खुलवाया था, अब 2007 में अकाउंट खुलाया था, उसमें ना मैं पैसा डालता गया। अब 2015 में क्या हुआ, ये एक्ट आ गया, 2015 में एक्ट आ गया, मैंने ना उसमें क्या किया, डिक्लेयर कर दिया था, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मेरे पास इतना मनी है, और मैंने टैक्स पेनल्टी दे दिया। कब तक, 30 सितंबर तक जो भी मैंने कमाया था, है ना, वहां पे मैंने टैक्स पेनल्टी दे दिया, वहां तक के क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। बट फिर भी है ना, मैंने ना अपनी ये जो हरकत है ना सुधारी नहीं। मैं क्या करते गया, वही इंडिया से पैसा लेता गया, उसमें डिपॉजिट करता गया, यहाँ से पैसा लेता गया, वो डिपॉजिट करता गया बाहर, बाहर के बैंक अकाउंट में। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है ना, यहाँ पे जो और डिपॉजिट आपको कंसिडर करना है, वो कब से करना है, 1 अक्टूबर 2015 से, क्योंकि ना जो जस्ट इससे पहले की डेट थी वहां तक का तो मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, उस पर टैक्स पेनल्टी में दे चुका हूँ 30 सितंबर तक। ओके, अब मुझे नहीं यहाँ तक की जो डिपॉजिट है ना उसको कंसिडर नहीं करना है, इसके बाद की डिपॉजिट को कंसिडर करना है, जो भी क्रेडिट हुआ पैसा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ ना मैं, तो वहां तक का है ना छोड़ देना, उसके बाद का लेना है मुझे यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन में बोलेगा। ओके, अदरवाइज कुछ नहीं बोले ना तो आपको मानना है कि उसने कोई डिक्लेयर नहीं किया, शुरू से काउंट करेंगे उसका, ठीक है। तो ये आपका बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन हो गया। तो आपका जो नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल है ना, उसमें एक सिचुएशन है। देखिए कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट को थोड़ी है ना लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी पर्सन के पास में ना इंडिया के बाहर है ना एक असेट्स है, वो थोड़ा लेट पता चला है। अब उससे पहले ही है ना, जब डिपार्टमेंट को पता चला उससे पहले ही है ना, वो बंदा क्या कर चुका है, उस असेट्स को ट्रांसफर कर चुका है। जैसे डिपार्टमेंट को पता चला 1 दिसंबर 2023 को, लेकिन उस पर्सन ने उस असेट्स को पहले ट्रांसफर कर चुका है, सपोज 6 महीने पहले उसने क्या कर दिया, उस असेट्स को बेच दिया, लेकिन डिपार्टमेंट को थोड़ा लेट पता चला। तो उस केस में क्या होगा, वो बंदा बोलेगा किस पे टैक्स पेनल्टी लगाओगे, असेट्स तो है नहीं मेरे पास में, क्या कर लोगे, बेच दी मैंने तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, कभी तो थी ना, कभी तो थी ना, और जब भी तूने उस असेट्स को खरीदा था वो पैसा कहाँ से लेके गया था, वो पैसा इंडिया से तो लेके गया था ना, कोई तूने पुण्य का तो काम किया नहीं था, ठीक है ना, वो पैसा ऐसे ही पैसा था जिसपे तूने टैक्स नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे उस केस में, कैसे वैल्यू करेंगे, वो पूरी सिचुएशन यहाँ कवर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, जितनी भी तेरी कॉस्ट थी, मतलब जितने में तूने उसको खरीदा उस असेट्स को, उसको पकड़ लेंगे, और जितने में तूने उसको बेचा, ठीक है, दोनों में से जो भी हायर है ना उसको क्या मान लेंगे, उसकी वैल्यू मान लेंगे फॉर टैक्स एंड पेनल्टी, ठीक है। जैसे सपोज दैट उसने खरीदा था $1 लाख में, अब बेचा ना $5 लाख में,
दोनों में से जो भी हायर हो गया ना वो क्या मान लेंगे, उसकी वैल्यू मान लेंगे फॉर द टैक्स एंड पेनल्टी अंडर दिस एक्ट। ओके, बट है ना वो क्या होगा, कभी कभी ना बहुत शाना बनने की कोशिश करेगा, वो शाना बनने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा ओके कोस्ट और सेल, तो वो क्या करेगा, सेल को दबा देगा, क्योंकि कोस्ट तो मान लीजिए एक्चुअल है, वो सेल को दबा देगा, वो बोलेगा मैंने ना $5 लाख में नहीं बेचा उसको, मैंने ना उसको ओनली ना $5,000 में बेच दिया। तो दोनों में से जो भी हायर क्या हो गया, $1 लाख। ठीक है, तो ऐसा करके ना वो $4 लाख पे ना टैक्स पेनल्टी को बचा सकता है। वो बोलेगा चल ठीक है, $1 लाख पे तो अपन साइन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो $4 लाख पे क्या कर लेगा, वो टैक्स पेनल्टी बचाने की कोशिश करेगा। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा उस केस में, जिस दिन भी उसने बेचा ना, सेल की जो डेट है उस दिन जो उसकी एफएमवी थी ना उसको पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं डिपार्टमेंट, उसको क्या करेगा, सेल की डेट पे जो भी एफएमवी चल रही है ना उसको पकड़ लेगा, वो उसकी मार्केट वैल्यू है, और उससे क्या हो जाएगी, एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो कोस्ट तो थी वो तो पहले भी थी, ठीक है, और एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दोनों में से जो भी हायर होगा ना तो अपन क्या पकड़ लेंगे, उसकी वैल्यू पकड़ लेंगे वो, और उस पर टैक्स पेनल्टी चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट को पता चले लेकिन लेट पता चले। लेकिन अब क्या होगा कि कभी कभी ना जो पैसा उसने ना अपन ने वैल्यू कर लिया, सपोज अपन ने ये सब वैल्यू कर लिया, अब इस प्रोसीड्स में से जो पैसा आया ना, इस प्रोसीड्स में से जो पैसा है ना, उसने क्या किया, उस प्रोसीड्स को यूज कर लिया उसने कहाँ पे, जो ज्वेलरी बुलियन आपके जो अपने ऊपर पड़े, जो शेयर सिक्योरिटी जो ऊपर पड़ा, ठीक है ना, उन शेयर्स को परचेज करने में क्या किया उसने, उस पैसे को यूज कर लिया, और वो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, वो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। तो क्या करेंगे, उस वैल्यू का ना उस अमाउंट को घटा देंगे, वो डबल टाइम टैक्सेशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो उस वैल्यू को यहाँ से घटा देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। या अपन ने क्या किया, इस पैसे को क्या किया, अपन ने निकाल के अपन ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और वो बैंक अकाउंट ना पहले पकड़ा जा चुका है, उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना, क्या किया, उसको जो क्रेडिट हो रही थी ना उसको सबको काउंट कर लिया, और उस काउंट में ना ये पैसा भी आ चुका है। तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, ऐसी जो क्रेडिट थी ना, ऐसी जो सेल थी उसकी अमाउंट को भी घटा देंगे यहाँ से। मैंने क्या बोला, इस प्रोसीड्स में ना दो आइटम को घटा देंगे, पहली वो जो जब पढ़ाई वाली और शेयर सिक्योरिटी जो वाली जो आइटम्स थी ना वो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, तो अब यहाँ पे वापस टैक्स नहीं करेंगे, उस अमाउंट को घटा देंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ना अपन ले लेते हैं $5 लाख। अब उसमें से ना मैंने ना ज्वेलरी वगैरह खरीदी है और वो $1 लाख की है, सपोज दैट, जस्ट अ सेकेंड, $1 लाख की है, और वो ज्वेलरी ना ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, ठीक है, और वो उस 5 लाख में इंक्लूड है। ठीक है, 5 लाख से जो पैसा निकाला उसमें से मैंने क्या किया, ज्वेलरी वगैरह परचेज कर ली, और टैक्स लग चुका है उसके ऊपर, तो 1 लाख यहाँ से घटा देंगे। ओके, अब इसमें से है ना मैंने क्या किया, $1 लाख को क्या कर दिया, $1 लाख को, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया, और वो बैंक अकाउंट ना ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, उस पर ना ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो उसको भी यहाँ से लेस कर दूंगा, तो नेट जो बच गया ना आपका, जो नेट बच गया, नेट कितना बच गया, $3 लाख, वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना, उस पर टैक्स पेनल्टी लगेगी। ओके, तो दो आइटम घटा देंगे इसमें से, क्योंकि वापस टैक्स नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन थी, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनके अलावा जो भी है ना असेट्स बच गई, ठीक है, उनको कैसे वैल्यू करेंगे, उनकी कॉस्ट ले लेंगे और उनकी ना एफएमई पकड़ लेंगे, कॉस्ट और एफएमई, ठीक है, दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो उसकी वैल्यू बन जाएगी फॉर टैक्स एंड पेनल्टी पर्पज, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। तो सारे के सारे वैल्यूएशन रूल्स हो चुके हैं अपने, अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया, अपन एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन अपन ने देख ही लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने आपको मोदी जी का वीडियो दिखाया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है, फिर बेसिस ऑफ चार्ज बताया था आपको, बेसिस ऑफ चार्ज में क्या बताया था, इफ एओ कम्स टू नो, एओ को पता चल गया इतना ही काफी है इस एक्ट में कोई भी कार्रवाई करने के लिए, ध्यान रखना 30% टैक्स, अलग से कोई पेनल्टी वगैरह लगनी होगी तो वो देख लेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। ओके, वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स में अपन ने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, देख लिए,
ठीक है, जिसमें पहला अपन ने जब पढ़ाई पढ़ा था, जब पढ़ाई में ज्वेलरी, बुलियन, प्रीसियस स्टोन, आपकी ड्राइंग, ठीक है, फिर स्कल्पचर, ये आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, इमोट प्रॉपर्टी, वो सारी आइटम्स मिली थी, बाहर मिली थी, किसकी मिली थी, मेरी मिली थी, बाहर मिल गई। तो कैसे वैल्यू किया था मैंने, कॉस्ट आपकी और एफएमई जिस वाले साल में ये को पता चला उसकी 1 अप्रैल को दोनों में से जो भी हायर होगा वो वैल्यू बन जाएगी फॉर टैक्स एंड पेनल्टी पर्पस। ओके, फिर कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटीज पकड़ में आए, जो कि कहा है बाहर के फॉरेन एक्सचेंज पे क्या है, लिस्टेड है, और बाहर के ही है वो, ध्यान रखना, ठीक है, बाहर की तो वो शेयर एंड सिक्योरिटी और बाहर की वो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या लिस्टेड है। तो क्या कैसे करेंगे अपन, वही कॉस्ट और एवरेज प्राइस ले लिया था मैंने, दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले लेंगे उस केस में। अनकोटेड वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या है उसके इक्विटी शेयर कहीं लिस्टेड नहीं होते, इस तरह की कंपनी है कोई, है ना। तो उसमें मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट से अपन ने एनएवी निकाली थी, ठीक है ना, पूरा का पूरा केस अपन ने समझा था, ठीक है। फिर पेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपने पूरा का पूरा वो सिनेरियो देख लिया था ऊपर ऊपर, ठीक है। अब शेयर इन पार्टनरशिप हम वो सेम अनकोटेड इक्विटी शेयर जैसा है, उसमें भी एक बैलेंस शीट बनाई थी अपन ने, फिर उसमें 2 पोर्शन किए थे, ध्यान रखना। फिर बैंक अकाउंट की बात की मैंने, बैंक अकाउंट जब से भी आपने बैंक अकाउंट को खोला उसमें, ठीक है, उसमें जो भी पैसा क्रेडिट हुआ, फिर कुछ आइटम्स का डिडक्शन मिल गया था उसके अंदर। अभी असेट्स सोल्ड कर दी, डिपार्टमेंट को पता चला लेकिन थोड़ा लेट पता चला, उससे पहले उस बंदे ने क्या की, असेट्स को सोल्ड कर दिया, ठीक है। और अदर असेट्स का मैं अपन ने ये एट द एंड अभी देख ही लिया। तो ये सारे के सारे वैल्यूएशन रूल है, ध्यान रखना, इनमें से एक ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ ही जाएगा पक्का, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में क्या करेंगे अपन, जिस तरीके से अपन क्या करते हैं इनकम टैक्स में क्या करते हैं, 5 की इनकम को जोड़ लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं उसमें डिडक्शन देते हैं, तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। वैसे इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सारी की सारी आपकी जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है और अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है उन सबको जोड़ लेंगे एक बार, है ना। देखिए अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम आपकी मैंने लिखी, फिर मैंने अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स लिखा, आपका सबको जोड़ लिया मैंने, तो आपका क्या क्या टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स और अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम आई आपकी, ठीक है। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम जो आपकी पहले मॉनेटरी टर्म्स में है तो उसको यहाँ पुट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आपकी जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है मैंने क्या किया उसको रूल 3 से वैल्यू कर लिया, रूल 3 से वैल्यू कर लिया, जो जो भी आइटम मैंने सामने वाले बंदे की पकड़ी गई, जैसे ज्वेलरी मिली है, बुलियंस मिला है, शेयर एंड सिक्योरिटीज मिली है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स मिली है। वैसे तो सारी वो पूरी लिस्ट है लेकिन जरूरी नहीं सामने वाले के पास सभी मिले, जो भी चीज मिल जाएगी ना उन सबको लिख लेंगे अपन, तो उन सबका रूल 3 के हिसाब से वैल्यूएशन से जो वैल्यू आएगी ना उन सबको अपन क्या करेंगे प्लस करते हुए चलेंगे। तो टोटल आ जाएगा आपका ग्रोस अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स और अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, जिस तरीके से ना अपने इनकम टैक्स में क्या आती है आपकी टोटल इनकम आती है, ग्रोस टोटल इनकम आती है, ठीक है। अब लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है आपको डिडक्शन मिलते हैं, यहाँ आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक तो आपने ना गलत तरीके से पैसा कमाया, उसको बाहर डिपॉजिट कर दिया, वो डिडक्शन और मांग रहे तो डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। और यहाँ पे वैसे बाइफर्केशन भी नहीं है, जैसे वहाँ पे क्या है 5 में बाइफर्केशन है, यहाँ ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सबका ग्रोस कर लेंगे, ठीक है, ग्रोस कर लिया मैंने। अब यहाँ पे डिडक्शन के नाम पे ना सिर्फ 2 ही चीज मिलेंगी आपको, 2 ही चीज मिलेंगी आपको, ध्यान रखना 2 चीजों का डिडक्शन मिलेगा। अब क्या हो सकता है, जैसे ना कोई बंदा है वो ये बोल सकता है कि भाई आपने चलो ठीक है मेरी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स में आपने मेरी ज्वेलरी बुलियन से सब पकड़ लिया, शेयर सिक्योरिटी पकड़ लिया, लेकिन उसमें ना मैंने जो पैसा यूज किया ना वो वाइट का पैसा भी है, वो वाइट का पैसा भी है जिसपे मैंने टैक्स दिया हुआ है। तो अब उसको क्यों कंसिडर कर रहे हो, उसको क्यों कंसिडर कर रहे हो, उस पर क्यों टैक्स लगा रहे हो, वो तो कम से कम मुझे डिडक्शन दे दो। तो हमने बोला पॉइंट है आपका जो भी वाइट का पैसा है ना हम उसकी क्या करेंगे आपको छूट दे देंगे। तो यहाँ पे ना मैंने जो 2 पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट किए ना ये दोनों के दोनों क्या है वाइट के पैसे हैं जिसपे मैं टैक्स दे चुका हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, जिसपे मैं टैक्स दे चुका हूँ। अब इसको ना मैंने वाइट के पैसे को 2 पॉइंट में डिवाइड किया है। एक तो देखो मैंने यहाँ लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, एक तो मैंने लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक मैंने लिखा है अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स होती है ना उसको मैंने एक तो उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग निकाल दिया और उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी बच गई ज्वेलरी बुलियंस आपकी शेयर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्राइवेट एक प्राइवेट कंपनी में और पार्टनरशिप में वो सब यहाँ जाएंगी और उसमें से ना सिर्फ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना वो यहाँ आ जाएगी। उन दोनों को ना मैंने अलग तरीके से क्या कर रखा है यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रखा है, देखिए कैसे। अब जो भी मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट लिखा है ना उसके सामने मैंने लेस किया है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शनेटली बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा आपको, है ना। अब देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैसे मिलेगा। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, सपोज दैट आपकी जो वाइट की इनकम है ना वो 18 लाख थी, जिस साल में आपने कमाया उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया 18 लाख के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या किया इसी 18 लाख से क्या किया था, इसी 18 लाख से आपने क्या किया
इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की थी 50 लाख की, आपने क्या किया 18 लाख तो ये लिए, प्लस आपने आपके ब्लैक का पैसा मिला है 32 लाख रुपए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए आपके 50 लाख हो गए, ठीक है। और आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, सपोज दैट कभी भी आपने परचेज कर ली होगी, 2017 में परचेज कर लिया आपने, 2017 में 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब है ना वो एयू को क्या इन्फॉर्मेशन मिली बाहर कि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और एयू ने क्या कर दिया, उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो एयू के पास बेस हो गया, वो क्या करेगा इस एक्ट में कार्रवाई करेगा। अब रूल 3 के हिसाब से उसने क्या वैल्यू कर लिया, तो उसकी करंट एफएम भी पकड़ ली उसने, ठीक है, या कोर्स दोनों में से जो भी हायर होगा, तो उसकी वैल्यू निकल के आ गई रूल 3 के हिसाब से, वो निकल के आ गए 75 लाख रुपए। कितने निकल के आ गए 75 लाख रुपए निकल के आ गए। 18 लाख की मैंने इनकम को ना यूज किया था इस 50 लाख की प्रॉपर्टी में को खरीदने में, और वो 50 लाख की प्रॉपर्टी कितनी हुई 75 लाख की होगी, मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के 75 लाख हो गई। तो आपको नहीं लगता ये जो 18 लाख है इसकी भी वैल्यू बढ़ी होगी? सपोज मैंने 2017 में जब इस पैसे को इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तब इसकी वैल्यू बढ़ के आज इतनी होगी, तो इसकी भी तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी ना। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ 18 लाख को भी आप इंक्रीज करेंगे, 18 लाख को भी आप आज की वैल्यू में लेके आएंगे, जैसे आप कोस्ट को लेके जाते हैं ना इंडेक्सेशन करके, वैसे आपको क्या करना है, इसको भी बढ़ाना है प्रोपोर्शनेटली। यहाँ इंडेक्सेशन तो नहीं करना, लेकिन इसको भी बढ़ाना है प्रोपोर्शनेटली। कैसे बढ़ाओगे, देखो ये कौन सा अमाउंट है, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो अमाउंट है, और ये कौन सा अमाउंट है जो आपका टैक्सेबल अमाउंट था, जो आप जिस पे आप टैक्स दे चुके टैक्सेबल इनकम, और ये वो अमाउंट है जो कि आज की वैल्यू है किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अपन को क्या करना है, ये 18 ये जो 27 लाख निकल के आया ना, ये क्या बता रहा है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है ना 18 लाख, उसकी आज की वैल्यू कितनी है 27 लाख, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनेटली जब आपने उसकी कोस्ट को बढ़ा दिया ना, मतलब आपने उसकी कोस्ट को 50 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया 75 लाख कर दिया, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी जो 18 लाख है ना वो भी बढ़ गई, आज की वैल्यू के हिसाब से आ गई उसकी वैल्यू कि 18 लाख है ना आज 27 लाख के हो चुके हैं। जैसे वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 75 लाख की हो चुकी है ना, तो आपके 18 लाख कितने हो चुके हैं 27 लाख हो चुके हैं। व्हाइट के 27 से ध्यान रखना है, व्हाइट जिसपे आप टैक्स दे चुके हैं, व्हाइट मनी का मतलब ये है, आप ध्यान रखना, ओके। तो बाकी जो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 75 माइनस 27, तो 48 लाख पे आपको टैक्स देना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ना सिर्फ ध्यान रखना, ये जो बात हुई ना मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला है आपको कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, उसमें टैक्सेबल इनकम थी, और उस टैक्सेबल इनकम को अपन ने आज की वैल्यू पे लेके आए, प्रोपोर्शनेटली अपन ने उसको इंक्रीज किया। वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, उसको ही अपन ने क्या किया बढ़ाया यहाँ पे, तो उसको मैंने 27 लाख रुपए लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन जो अदर है ना, आप सपोज दैट मैंने 2017 में ना गोल्ड खरीदा था, गोल्ड को खरीदने में मैंने क्या किया, अपने जो 18 लाख की जो इनकम थी ना, इसको मैंने यूज किया था, इस 18 लाख की इनकम को। अब उसको मैं प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे नहीं बढ़ाऊंगा, उसको नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैंने प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे बढ़ा दिया। लेकिन जो अदर आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी आ गई ना, वो एक्चुअली आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, उसको बढ़ाना नहीं है आपको, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं बताना चाहता कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले आपकी जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम थी उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ लिख लिया स्टेटमेंट में। फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स को मैंने वैल्यू कर लिया रूल 3 के हिसाब से, इस एक्ट में जो भी रूल बने उसके हिसाब से मैंने वैल्यूएशन कर लिया उसका। आपका टोटल आ गया किसका, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स, ठीक है। मैंने बोला इन असेट्स को मैंने खरीदने में क्या किया था, व्हाइट का पैसा यूज किया था, तो डिपार्टमेंट बोलता ठीक है आपने व्हाइट का पैसा यूज किया था ना, उस पर हम पहले टैक्स ले चुके हैं, तो अब आप इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके जो व्हाइट का पैसा ना आपने जो यूज किया है उसको हम लेस कर देंगे, यहाँ से उसको लेस कर देंगे। अब ना लेस है यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है, ध्यान रखना, डिडक्शन दो तरीके से मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। व्हाइट के पैसे का, ये दोनों व्हाइट के पैसे देखिए, टैक्स इनकम, ठीक है, जो पहले टैक्स हो चुकी है उसको दो तरीके से लेस किया जा रहा है। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने इन्वेस्टमेंट किया उस व्हाइट के पैसे का, और आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी अदर आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया ना अपनी इन्वेस्टमेंट व्हाइट के पैसे का, तो उसका क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे आपको क्या करेंगे, हम डिडक्शन देंगे। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना व्हाइट का पैसे का, उसको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, आज के बेसिस पे लेके आ जाएंगे। जिस तरीके से कोर्स को इंडेक्सेशन करते थे ना, वैसे इसको क्या करेंगे, आज के बेसिस पे लेके आएंगे, इसको बढ़ा देंगे। और जो अदर है ना उसका एक्चुअली लेंगे, जो पहले आपने जिस ईयर में टैक्सेबल इनकम जितनी कमाई थी, जितना टैक्स दिया था ना, वही पकड़ेंगे, उसको प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे नहीं बढ़ाएंगे। फिर आपका जो नेट निकल के आ गया ना, ये जो भी नेट आपका आया, आपको इसके ऊपर टैक्स पेनल्टी देना है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इजी था बिल्कुल कंप्यूटेशन। सो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है असेसमेंट।
देखिए इनकम टैक्स एक्ट का जो असेसमेंट है और ब्लैक मनी एक्ट का जो असेसमेंट है ना वो मेजरली सेम है। बस डिफरेंस है ना वो इतना सा है कि सेक्शन नंबर है ना वो चेंज हुए थोड़े बहुत, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। असेसमेंट आपका अपील वगैरह सब कुछ रेक्टिफिकेशन सब कुछ सेम है। तो देखिए जब असेसमेंट इसमें होता है ना ब्लैक मनी एक्ट में असेसमेंट होता है उसको ना 3 पार्ट्स में ना बाँटा गया है। 3 पार्ट्स के कौन-कौन से हैं? पहले में क्या होगा सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। सामने वाले बंदे को नोटिस भेजा जाएगा। अब नोटिस कब भेजा जाएगा जब एओ को पता चल जाएगा। और एओ को पता कैसे चलता है? पता चलने से तो क्या होगा उसका बेस बनेगा ना इस एक्ट में कार्रवाई करने के लिए। तो क्या होगा एओ को पता चलेगा सबसे पहले। एओ को पता कैसे चलता है? इंडिया का जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ में क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का एग्रीमेंट है। तो उसके उसकी रूट से क्या हो गया एओ के पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। अब एओ के पास इन्फॉर्मेशन आई है तो एओ क्या करेगा सबसे पहले नोटिस बना के भेजेगा सामने वाले पर्सन को। नोटिस भेजेगा कि क्यों ना हम आप पे ना टैक्स और पेनल्टी चार्ज करें, इसका जवाब दीजिए। और उसको बोलेगा कि आपके अकाउंट्स है ना डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सब है ना प्रोड्यूस करिए। और फर्दर इंक्वायरी करनी होगी तो वो भी कर लेगा। ओके, ये एओ सब कुछ करेगा। तो 2 प्रोसीडिंग हो जाएगी इसमें। सबसे पहले नोटिस वगैरह भेजेगा और उसको प्रोड्यूस करेगा, करने के लिए बोलेगा कि भैया ना अकाउंट्स एविडेंस सब लेके आइए। और फर्दर इंक्वायरी करनी होगी तो वो भी कर लेगा। ठीक है। अब जो एट द एंड जो लास्ट वाली जो प्रोसीडिंग है ना वो है ऑर्डर बनाना, असेसमेंट ऑर्डर बनाना। मतलब एओ को ना कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। एओ को कंफर्म हो चुका है कि ये जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है ना और अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो सामने वाले पर्सन की है। तो क्या करेगा, जैसा जस्ट अपन ने ऊपर अभी एक स्टेटमेंट बनाया था जिसमें मैंने क्या किया था, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम लिखी थी, फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट जिसका रूल 3 से वैल्यूएशन किया था, फिर उसमें से ना जो वाइट के पैसे की जो इनकम थी ना, जो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं जिसके ऊपर वो लेस कर देंगे। तो जो नेट आया था ना उसके ऊपर 30% देंगे। देखिए ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला पॉइंट था ना, देखिए अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स इनको वैल्यू कर लिया अपन ने। फिर इसमें जो वाइट का पैसा था उसको मैंने लेस कर दिया, तो जो नेट है था उस पर 30% टैक्स लगेगा और पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह का इसमें एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट्स होगी। ठीक है, और वो उसमें टैक्स का कंप्यूटेशन होगा सब कुछ। मतलब एक सारा फाइनल एक बना के ना बता देगा कि भाई हम तेरे से इतना मांगते हैं, ये जमा करा दे। असेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं, फाइनल ऑर्डर बोलते हैं जिसमें पैसा मांगता है। ठीक है, कुल मिला के बात ये सिंपल वे में। तो वो ऑर्डर है ना उसको कब तक भेजना है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, ये कब तक भेजना है, 2 साल के अंदर। 2 साल कब से, जिस वाले साल में नोटिस भेजा था उस वाले साल, मतलब जब मैंने नोटिस भेजा ना उसके एंड से 2 साल ध्यान रखना। उसके एंड से 2 साल में ये ऑर्डर बना के भेजना है। इस असेसमेंट का तीसरा स्टेप है, ध्यान रखना। तो पहले नोटिस बनाया, इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी कर ली। अब ऑर्डर कब तक बनाएगा, जिस वाले साल में ना नोटिस दिया उसके एंड से 2 साल के अंदर ऑर्डर बना के भेजना है, फाइनल ऑर्डर कि हम तेरे से इतना पैसा मांगते हैं, जमा करा दे। ठीक है, अगर वो जमा कराता है तो ठीक है, 30 दिन का टाइम है उसके पास जमा कराने का। जमा कराता है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपील वगैरह में भी जा सकता है चाहे तो, उसकी मर्जी है। तो ये पूरा का पूरा असेसमेंट है। कुछ भी नहीं करना है, नोटिस, इंक्वायरी और ऑर्डर। सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस कब भेजेंगे, जब एओ को पता चल जाएगा। उसको बोलेगा कि भाई अकाउंट एविडेंस सब कुछ लेके आ तू, फर्दर इंक्वायरी करनी होगी तो वो भी कर लेगा। फिर एक फाइनल ऑर्डर बनाना है उसको। वो फाइनल ऑर्डर कब तक बनाना है, जिस वाले साल में एओ ने उसको नोटिस भेजा था ना उस वाले साल के एंड से 2 साल के अंदर फाइनल ऑर्डर बना के भेजना है कि इतना पैसा तेरे से मांगते हैं, ये जमा करा दे 30 दिन के अंदर। 30 दिन का टाइम है तेरे पास में, जमा करा दे तो ठीक है, अदरवाइज वो अपील वगैरह में भी जा सकता है। अब इसमें और इनकम टैक्स एक्ट में क्या डिफरेंस है, जो इसका असेसमेंट है ना वहाँ पे ना ये 2 साल की आपकी टाइम लिमिट आ गई और इनकम टैक्स में ना 12 महीने की, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सारी जो असेसमेंट है ना ये भी नोटिस, इंक्वायरी, ऑर्डर सब उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, बस इसमें एक टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे, तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक मनी एक्ट का असेसमेंट था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन, अपील, रेफरेंस, रिवीजन ब्लैक मनी एक्ट में। अब मैंने आपको बताया था कि मेजरली सारे प्रोविजन सेम है। देखिए अब जो रेक्टिफिकेशन है ना, रेक्टिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी सेक्शन है, 154। 154 है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 154 है। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी उसकी सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा 12। नोटिस ऑफ डिमांड जिसमें अपन पैसा मांगते हैं 156 है यहाँ पे कितनी है, सेक्शन 13। यहाँ पे जो अपील टू सीआईटी है वो 246A से लेकर 251 तक है। ये अपील वाले चैप्टर आएंगे तब अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। यहाँ पे कितना है, 15। अपील टू आईटीएटी कितना है, 252 से 255। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 18। फिर ऐसे ही रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बस नंबर चेंज हुआ। देखिए रिवीजन सब कुछ नंबर चेंज हुआ, बाकी सब कुछ है ना जो अंदर का मैटर है ना, सारे जो
जो प्रोसीडिंग है सब कुछ सेम है, बस क्या नंबर चेंज हुआ है, बस इतना सा डिफरेंस और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो वहां पढ़ लिया तो ये भी हो जाएगा, ध्यान रखना। बस आपको ज्ञान है ना इनकम टैक्स एक्ट वाला होना चाहिए, बाकी ना सारा माहौल तो ब्लैक मनी एक्ट का बनेगा इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन आएगा तो पूरा ऐसे घुमाएगा कि हाँ भाई ब्लैक मनी ये बाहर पैसा लगा, लेकिन आपको सारा जो ज्ञान है ना वो इनकम टैक्स वाला जो आपने ओरिजिनल में पढ़ा है ना वो यूज करना है, यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस माहौल ऐसा बना देगा क्वेश्चन में कि ना कि ब्लैक मनी एक्ट ये वो पैसा बाहर लगा दिया, बट जो सारा मेन कॉन्सेप्ट है ना वो इनकम टैक्स एक्ट वाला ही बेस है इसके अंदर। ओके, तो ये आपका रेक्टिफिकेशन अपील वाला भी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि पेनल्टीज है। ये आपका लास्ट टॉपिक पेनल्टीज और आपके जो वैल्यूएशन रूल्स थे, इन दोनों में से एग्जाम में कुछ भी टेस्ट किया जा सकता है, तो ये दोनों इस चैप्टर के कोर एरिया है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, अब इस पेनल्टी को ना मैंने याद करने के लिए क्या किया है, एक कीवर्ड के फॉर्म में डिजाइन किया है। आपको क्या होगा उससे ना याद करने में आसानी होगी और आपको ना हमेशा ये वो रिटर्न रहेगा। ठीक है, तो एक कीवर्ड बनाया मैंने उरीतासा। उरीतासा, जैसे कभी भी क्या होता है अपने से कोई गलती हो जाती है तो अपन उड़ी बाबा बोलते हैं, तो ये उसका सेकंड वर्जन है उरीतासा। ठीक है, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है उरीतासा। ठीक है, और अब है ना हर एक कीवर्ड में ना इसके हर एक कीवर्ड में क्या है उसका मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे, देखिए यू में ना, यू का मतलब क्या है यहाँ पे, यू का मतलब क्या है अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स और अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, यू का मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने बोला हर एक कीवर्ड में उसका मीनिंग छुपा है। आर का मतलब रिटर्न, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, टी का मतलब टैक्स, ए का मतलब आंसर, एस का मतलब साइन, ए का मतलब अकाउंट्स और ए का मतलब अटेंड। ठीक है, मैंने क्या बोला उरीतासा, हर एक कीवर्ड में उसका मीनिंग छुपा है। यू का मतलब अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। आर का मतलब रिटर्न, आई का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी, टी का मतलब टैक्स नहीं दिया, ए का मतलब आंसर नहीं दिया, एस का मतलब साइन नहीं किया, ए का मतलब अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं किए और ए का मतलब अटेंड नहीं किया ऑफिस। ठीक है, तो इन सब का मैंने मीनिंग बता दिया कीवर्ड्स का। ये मीनिंग से ना देखो ये यहाँ लिखा है उसका। ठीक है, अब है ना इन सब का ना सेक्शन नंबर यहाँ ऊपर लिखा है मैंने। जैसे यू का ना सेक्शन नंबर क्या है 41, आर का सेक्शन क्या है 42, आई का सेक्शन क्या है 43, टी का सेक्शन क्या है 44, और ये जो आशा है ना इन सबका ना चारों का मिला के एक ही सेक्शन है सेक्शन 45। ठीक है, यू का ये बता दिया, आर का ये रहा, आई का ये रहा, टी का ये रहा, इन चारों का एक है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, सबको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी ना ए को पता चलता है किसी के बारे में कि इस बंदे की ना अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या सेट्स है, तो मैंने बोला था क्या होता है उसके ऊपर है ना टैक्स पेनल्टी चार्ज करता है। तो टैक्स तो 30% लगता है, वो तो बता दिया था। पेनल्टी कितनी लगेगी, पेनल्टी लगेगी 3 गुना, टैक्स अमाउंट की 3 गुना अगर आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स पकड़ी गई है। ठीक है, तो कितनी लगेगी पेनल्टी, जितना भी टैक्स है उसका 3 गुना। वो कौन सी सेक्शन से लगेगी, सेक्शन 41 के हिसाब से। देखिए सेक्शन 41 क्या बोलती है, अगर किसी की अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स या अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पकड़ी गई है तो कितनी पेनल्टी लगेगी। देखिए पेनल्टी बता रही है टैक्स का 3 गुना। ठीक है, तो किसके हिसाब से लगती है, कौन सी सेक्शन के हिसाब से लगती है, 41 के सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन 41 के हिसाब से 3 गुना पेनल्टी लगती है अगर किसी बंदे की अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स पकड़ी गई। ओके, सेक्शन 42 की बात करते हैं। अब है ना आपको पता है ना थोड़े दिन पहले ना अमेंडमेंट हुआ था, थोड़े टाइम पहले आपके सेक्शन 139 के अंदर। उसमें बोला था जिसके पास भी ना फॉरेन एसेट्स है ना उसको ना रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एज पर सेक्शन 139 के हिसाब से कंपलसरी है उसके रिटर्न फाइल करना। ठीक है ना, उसकी इनकम चेक नहीं करेंगे, उसको कंपलसरी भरना ही भरना है। अब उसने क्या किया, वो सेक्शन 139 में रिटर्न फाइल नहीं की तो उसको पेनल्टी लगेगी यहाँ पर एज पर सेक्शन 42 के हिसाब से। वहां तो लगती है, यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, एज पर सेक्शन 42 के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी, देखो 10 लाख रुपए तक पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर, 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्यों, रिटर्न फाइल नहीं की उसने, रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी थी तो रिटर्न फाइल नहीं की, तो कितने की पेनल्टी लगेगी 10 लाख रुपए की। ये कौन से सेक्शन के हिसाब से लगेगी, सेक्शन 42 के हिसाब से। ये आपका सेक्शन 42 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 43 पे। ठीक है, अब सेक्शन 43 क्या बोलती है, अब ना आपने रिटर्न तो भर दी, आपने रिटर्न तो भर दी एज पर सेक्शन 139 के हिसाब से। ओके, बट आपको ना उसमें फॉरेन एसेट्स के बारे में डिस्क्लोज करना था, आपने नहीं किया। आपको क्या, जब भी रिटर्न फाइल करते हैं ना तो उसमें ना पूछता है आपसे कि आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है, तो आपको उसमें लिखना चाहिए था, उसमें डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आप पे फिर पेनल्टी लग जाएगी एज पर सेक्शन 43 के हिसाब से। कितने की, 10 लाख रुपए की। ये देखिए ये सेक्शन 43 बोलती है कि आपने रिटर्न तो फाइल किए बट उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने। ठीक है, किसकी, फॉरेन एसेट्स की,
तो कितने की पेनल्टी लग जाएगी? 10 लाख रुपए की। तो 42 और 43 है ना रिटर्न से संबंधित है, ध्यान रखना। 43 तो क्या बोलता है कि है ना आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की तो 10 लाख रुपए की, और 43 क्या बोलता है रिटर्न तो फाइल की लेकिन उसमें है ना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपने। कौन सी? किसकी इन्फॉर्मेशन? फॉरेन एसेट्स की, फॉरेन इनकम की। तो क्या होगा? उस पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अब ध्यान रखना एट ए टाइम है ना किसी भी पर्सन पे ना दोनों में से एक ही पेनल्टी लगेगी, दोनों नहीं लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है? दोनों में से एक लगेगी। ये बात है ना मैंने नीचे लिख रखी थी। अब क्या हो सकता है इसमें ना बंदे को जेल भी हो सकती है, ध्यान रखना, बंदे को जेल भी हो सकती है 6 महीने से लेकर 7 साल तक की। ये मैंने यहाँ लिख रखा, देखिए, ठीक है? 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है, दोनों में से एक लगेगी, वन ऑफ द, ठीक है? तो 42 43 हो गया आपका, 44 पे आ जाओ। 44 क्या बोलता है? देखिए, जब असेसमेंट हुआ था ना आपका तो आपको टैक्स पेड करने का एक ऑर्डर आया था, नोटिस ऑफ डिमांड जिसको बोलते हैं। बोला था 30 दिन के अंदर है ना पेमेंट कर दो, ठीक है? पेमेंट कर दो, जो भी आपके पे टैक्स पेनल्टी लगी है उसका पेमेंट कर दो। अब वो बंदा ना टैक्स और पेनल्टी नहीं दे रहा, मजाक समझ रहा है, बोले करना जो कर लो, टैक्स पेनल्टी नहीं दूंगा, नहीं दे रहा, तो क्या होगा फिर? है ना सेक्शन 44 के हिसाब से क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? जितना भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है ना उतनी ही पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। जितना भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है ना उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ध्यान रखिएगा, एज पर सेक्शन 44, एज पर सेक्शन 44, ठीक है? अब सेक्शन 45 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 45 में क्या है? पहला ये जो है ना आपका कीवर्ड है वो है ए। ए का मतलब क्या है? मैंने लिखा है नॉट गिव आंसर, मतलब आपसे आंसर पूछा जा रहा है, आप जवाब ही नहीं दे रहे, मुंह ही नहीं खोल रहे हैं आप, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कुछ बोल ही नहीं रहे, मजाक समझ रहे आपने, है ना? आंसर नहीं दे रहे, ओके, सेक्शन 45 लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है? दूसरा एस, आपसे बोल रहे हैं साइन कर दो इस डॉक्यूमेंट पे, साइन कर दो डॉक्यूमेंट पे, ठीक है? साइन ही नहीं कर रहे हो आप, हल्के में ले रहे हो। दूसरा कीवर्ड है ए, आपको बोला कि ना अकाउंट से प्रोड्यूस करो, ये लेके आओ, अकाउंट से डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप लेके ही नहीं आ रहे हो। बार बार आपको ना बोला जा रहा है कि अकाउंट से ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, आप कुछ भी नहीं ला रहे। आपको ना ऑफिस में बुला रहे हैं, आप ऑफिस में ही नहीं आ रहे, ठीक है ना? देखो ये लिखा है नॉट अटेंड द ऑफिस, ऑफिस में बुला रहे हैं आपको, आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो लास्ट वाली ना ये चारों, इसकी सेक्शन तो कौन सी है? सेक्शन 45, और पेनल्टी ना इन चारों में सेम है, मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक की पेनल्टी है, ठीक है ना? मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक की पेनल्टी है। कौन कौन से केसेस में? ये आशा वाले केसेस में। कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 45 के हिसाब से। आपने आंसर नहीं दिया, आपने साइन नहीं किया, आपने ना अकाउंट्स डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे थे वो आप लाए नहीं, और आपने ना ऑफिस को अटेंड नहीं किया, तो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। कौन सी सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 45 के हिसाब से, ठीक है? ठीक है। अब देखिए जो ये सेक्शन है ना आपकी, कौन सी? सेक्शन 42 से लेके 44 तक, सेक्शन 42 से लेके सेक्शन 44 तक, इसमें क्या होगा? डायरेक्ट है ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधा ना आपके ऊपर पेनल्टी लेवी कर देंगे, सीधा सीधा। रिटर्न फाइल नहीं की, देखिए 42 क्या बोलती? रिटर्न भरनी थी, बच्चे को बताया रिटर्न भरनी थी, तुमने रिटर्न ही नहीं भरी, तेरे को पता होना चाहिए इस चीज का कि भाई रिटर्न भरनी है। अब 43 में रिटर्न तो भर दी लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी तूने इन्फॉर्मेशन, है ना? इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी। 44 में तेरे को पता है टैक्स देना है लेकिन फिर भी तू टैक्स नहीं दे रहा है, जानबूझ करके नहीं दे रहा है, तो कोई शोकेस नोटिस वगैरह नहीं मिलेगा, सीधा पेनल्टी लिवाई कर दो, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, सीधा पेनल्टी लगा देंगे। ये जो 42 और 43 है ना, ये आरसीसी की खुद की गलतियां हैं, ठीक है? आरसीसी की खुद की गलती है, तो डायरेक्ट क्या होगा? पेनल्टी लिवाई हो जाएगी, कोई है ना शोकोस नोटिस नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन जो 41 और 45 है ना, इसका एक प्रोसीजर है, उसके बाद ही है ना ये पेनल्टी लिवाई होती है। लेकिन 42, 43 और 44 क्या होती है? डायरेक्ट लिवाई हो जाती है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, शोकोस नोटिस का कोई नाटक नहीं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है रिटर्न भरनी थी, आपको रिटर्न आपको पता होना चाहिए भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए, है ना? रिटर्न तो भरती लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी जानबूझ करके, टैक्स देना चाहिए था, टैक्स नहीं दिया, आपकी फॉल्ट है सब कुछ, है ना? आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे, कोई शोकोस नोटिस नहीं देंगे, सीधा आपको पेनल्टी लिवाई कर देंगे, ओके? और 41 और 45 के लिए मैंने क्या बोला? 41 और 45 के लिए एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। अब और कुछ बातें उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 42 और 43 की जब भी बात होती है ना, तो मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे कि आपको ना रिटर्न भरनी है और उसमें ना फॉरेन एसेट्स के बारे में बताना है। 42 और 43 ये बात करते हैं कि रिटर्न भरनी है और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है फॉरेन एसेट्स की और फॉरेन इनकम की। अब सपोज दैट है ना मुझे ना इन्फॉर्मेशन देनी थी,
मेरा कोई बैंक अकाउंट है बाहर, मेरा कोई बैंक अकाउंट है बाहर, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। अब मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आपने 42 43 दोनों में से एक भी लगा के क्या किया, पेनल्टी लगा दी 10 लाख रुपए की, पेनल्टी लगा दी 10 लाख रुपए की। अब उस बैंक अकाउंट में ना पैसा ही मान लीजिए 5 लाख से कम है या 5 लाख है, सपोज उसमें ना 3 लाख रुपए पड़े, आप पेनल्टी लगा रहे 10 लाख रुपए की, ठीक है, छुपाए 3 लाख की चीज, लगा दी 10 लाख की पेनल्टी, तो कहां तक जायज है? ये सही नहीं है। उस केस में क्या होगा, आप पे 42 और 43 नहीं लगेगा। अगर आपकी ऐसी फॉरेन असेट्स है जो कि एक फॉरेन बैंक अकाउंट है, या तो एक बैंक अकाउंट है या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट है तो एक में 5 लाख तक, या एक से ज्यादा अकाउंट है तो सबका मिला के ना 5 लाख तक ही पैसे उस अकाउंट में, सबका मिला के, ज्यादा नहीं है एट एनी टाइम, सबका ना मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिंगल है तो 5 लाख से वैसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लाख से नीचे नीचे होना चाहिए, तो आप पे आना 42 और 43 नहीं लगेगा, आप बच जाओगे। लेकिन एक एनी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ज्यादा हो गया ना, तो आप पे ना 42 और 43 लग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ना, ये बात यहाँ लिखी देखिए, इफ द फॉरेन असेट्स इज अ फॉरेन बैंक अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है या अकाउंट्स है इन विच एग्रीगेट बैलेंस इन अप टू ना 5 लाख से थ्रू आउट द ईयर, पूरे है ना, पूरे साल में ना 5 लाख तक ही उसमें पैसे थे एक अकाउंट में, सभी का मिला के, अगर बहुत सारे अकाउंट है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 42 और 43। लेकिन जो पैसा बाहर पकड़ा गया ना, उस पर ना जो 30% वाला जो टैक्स है ना, वो तो लगेगा, ध्यान रखना, पेनल्टी नहीं लगेगी उसमें, 30% वाली जो लगती है ना, वो जो टैक्स लगता है वो तो लगेगा, ध्यान रखना। उन सबसे आपको माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ 42 और 43 से माफी मिल जाएगी आपको, ठीक है। हो सकता है आप पे ना 41 भी लग जाए, हो सकता है 41 भी लग जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, डायरेक्टली पेनल्टी है ना लग जाएगी अंडर सेक्शन 42 43 44, कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सो को उसका नाटक नहीं है उसके अंदर, सीधा आपको पेनल्टी लिवाई होती है। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई, 41 और 45 में क्या होगा, कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, उसके बाद में ना पेनल्टी लिवाई होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट शो कॉज नोटिस जाएगा, फिर उसका रिप्लाई को देखेंगे, शो कॉज नोटिस के बाद वो जो रिप्लाई देता है, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया जाएगा, उसके बाद में पेनल्टी लगती है। मैंने आपको ऊपर बताई दी ये चीज। अब उसका प्रोसीजर देख लेते हैं 41 और 45 का क्या प्रोसीजर है, ओके। देखिए देखिए 41 और 45 में है ना, दोनों में ना पहले तो ना शो कॉज नोटिस जाएगा, शो कॉज नोटिस जाएगा दोनों के अंदर, ध्यान रखना। अब है ना दोनों में ना टाइम लिमिट अलग अलग है, इसमें 41 में टाइम लिमिट है ना अलग है, और 45 में ना टाइम लिमिट अलग है शो कॉज नोटिस देने का। तो 41 में ना टाइम लिमिट कब का है, जब उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी ना, जब उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी, मैंने आपको बताया था ना कि असेसमेंट ऑर्डर देना होता है 2 साल के अंदर, जिस साल वाले साल में ना नोटिस दिया, उसके एंड से 2 साल जो प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी होती है सारी की सारी, वो 2 साल के टाइम लिमिट में क्या होता है, उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पेनल्टी लगानी है एज पर सेक्शन 41, मैंने क्या बोला अगर आपको 41 लगानी है ना पेनल्टी, 41 की अगर पेनल्टी लगानी है, तो जब उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी ना, उसी ड्यूरेशन में उसको ना नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस, ठीक है। तभी आप है ना अंडर सेक्शन 41 की पेनल्टी लगा सकते हैं। और असेसमेंट प्रोसीडिंग में आपको पता है उसका टाइम क्या है, उसका टाइम क्या है, जिस वाले साल में आपने नोटिस दिया था ना, जिस वाले साल में आपने नोटिस दिया, उसके एंड से ना 2 साल के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उस 2 साल के पीरियड के अंदर है ना ये पेनल्टी का नोटिस जाना चाहिए आपके पास, ठीक है, उस बंदे के पास में, सामने वाले के पास में। अब सेक्शन 45 की पेनल्टी का शो कॉज नोटिस कब तक देना है। देखिए क्या हुआ, जैसे ना 18-19 में ना असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, किसी को ना भाई पूछा कोई चीज है ना कि भाई ये क्या जो मैं चीज आपको पूछ रहा हूँ ये क्या सही है क्या, आंसर मतलब उससे कुछ है ना, उसको नोटिस भेजा था, उसने क्या, उसका आंसर नहीं दिया, उसने रिप्लाई नहीं दिया उसका। तो आपको पता है ना, ये जो है ना आपका सेक्शन, देखिए सेक्शन 45 में ये वाला पॉइंट था आपका कि नॉट गिव द आंसर, ठीक है ना, रिप्लाई मांगा था आपसे, आपने आंसर ही नहीं दिया। तो सेक्शन 45 में क्या पेनल्टी लग सकती है इस केस में, कितनी लग सकती है, 50,000 से लेकर 2 लाख तक की लग सकती है। अब ना उस वाले साल में तो क्या हुआ, एओ ने यार सोचा यार जवाब ही नहीं दिया, तो कुछ समझ ही नहीं रहा अपन को, 18-19 निकल गया ना। अब जब भी ना वो साल निकला है ना 18-19 में, उससे डिफॉल्ट हुई है किससे, सामने वाले बंदे से, उसने क्या रिप्लाई नहीं किया उस वाले साल में, तो वो वाला साल एंड होगा ना, उससे 3 साल के अंदर है ना, कभी भी एओ का दिमाग घुमाना तो क्या कर सकता है, ये वाली पेनल्टी लगा सकता है। कौन सी, सॉरी, इसका नोटिस भेज सकता है, पेनल्टी नहीं, पहले इसका नोटिस भेजेगा, ध्यान रखना, सेक्शन 45 का नोटिस भेज सकता है कि आपने 18-19 में ना मेरा जवाब नहीं दिया था, अभी तो 20-21 ही हुआ है, ठीक है ना, तो अभी तो आप इस शो कॉज नोटिस का जवाब दो, फिर आप पे पेनल्टी लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जिस वाले साल में ना
डिफॉल्ट कमिटेड हुआ सामने वाले पर्सन से, उसके एंड से ना 3 साल तक कभी भी नोटिस देना होगा, अगर सेक्शन 45 की पेनल्टी लगानी है तो ध्यान रखना। तो ये लिखा है, सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 45 कैन बी इशूड एट एनी टाइम विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच डिफॉल्ट इज कमिटेड, है ना, जिस वाले साल में रिप्लाई नहीं किया उसके एंड से 3 साल, ध्यान रखना। तो सो कॉज नोटिस देना मस्ट है दोनों केसेस में, 41 में भी और 45 में भी। तो 41 में तो टाइम लिमिट क्या है, असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम ही आपको सो कॉज नोटिस देना होगा, जो कि 2 साल है असेसमेंट प्रोसीडिंग का टाइम लिमिट, ध्यान रखना। और 45 में जिस वाले साल में डिफॉल्ट कमिटेड हुई ना उसके एंड से 3 साल के अंदर सो कॉज नोटिस जाएगा दोनों का। तो पहला पॉइंट तो दोनों का क्लियर हो गया कि दोनों में सो कॉज नोटिस जाएगा 41 और 45 में। अब क्या होगा, ए को क्या होगा, परमिशन लगेगी। अगर सपोज दैट है ना पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी तो लगा दी लेकिन यहाँ परमिशन लगेगी, अगर एक अमाउंट से ना एक्सीडिंग लगती है तो, एक अमाउंट से एक्सीडिंग अमाउंट पे जब आपकी पेनल्टी लगाते हो ना आप, तो क्या परमिशन लगेगी। जैसे सपोज दैट आपका एओ है ना, कौन है आपका एओ, आईटीओ। अब आईटीओ ने 5 लाख की पेनल्टी लगाना चाह रहा है, सपोज दैट 4 लाख की लगाना चाह रहा है, तो 1 लाख तक की तो लगा सकता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है उसको, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन है ना 1 लाख से ऊपर चला गया ना तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, ज्वाइंट कमिश्नर की, ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। 1 लाख तक तो बिना परमिशन के भी लगा सकता है। अब आपका एओ है ना एसीडीसी है, आपको पता ना एओ ना अपने हिंदुस्तान में 4 तरह के एओ होते हैं, कौन कौन से, आईटी हो गया आपका, एसीडीसी हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया आपका, और ज्वाइंट कमिश्नर हो गया आपका, ठीक है ना। देखो पहला, दूसरा, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, 4 तरह के एओ होते हैं, ठीक है, चारों को एओ माना जाता है। सबसे नीचे होता है आपका आईटीओ, दूसरा होता है, सबसे नीचे होता है आईटीओ, दूसरा होता है आपका एसीडीसी, तीसरा होता है ज्वाइंट कमिश्नर और सबसे ऊपर होता है एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। तो आईटीओ ना 1 लाख तक किसी की परमिशन नहीं है, 1 लाख तक लगा सकता है, 1 लाख से ऊपर जाना है ना उसको, तो उसको परमिशन किसकी लगेगी, ज्वाइंट कमिश्नर की, ठीक है। अब आईटी से ऊपर कौन होता है, एसीडीसी, ये वाला बंदा एसीडीसी क्या होता है, आईटी से ऊपर होता है, वो क्या कर सकता है, 5 लाख तक लगा सकता है, 5 लाख तक किसी की परमिशन नहीं है, लेकिन 5 लाख से भी ऊपर जाना है ना उसको, तो किसकी परमिशन लगेगी, उसको ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लगेगी, ठीक है, किसको, एसीडीसी को। अब जो आपके एडिशनल कमिश्नर है और ज्वाइंट कमिश्नर है उनको तो किसी की परमिशन नहीं लगेगी, क्योंकि है ना ये टॉप लेवल वाले बंदे होते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो किसी की भी जरूरत नहीं है, ये जितनी चाहे पेनल्टी लगा सकते हैं, ओके। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इफ एओ इज एन एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वो कितनी भी लगा सकते हैं, ओके। तो इन दोनों को तो परमिशन चाहिए और इन दोनों को परमिशन नहीं चाहिए। तो पहला क्या था, इसमें आपको सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, दूसरा क्या था, परमिशन लगेगी, ध्यान रखना, वो देखेंगे आईटीओ कौन सा है, ठीक है। फिर है ना आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। पेनल्टी का ऑर्डर कब तक पास करना होगा, देखो ये लिखा है यहाँ पे, एओ शेल पास ऑर्डर ऑफ अ पेनल्टी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सो कॉज नोटिस इश्यूड। अब जब भी ना जिस वाले साल में उसने सो कॉज नोटिस भेजा था ना 41 और 45 का, उसके एंड से 1 साल के अंदर उसको ऑर्डर बना के भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 साल हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सो कॉज नोटिस इश्यूड, ध्यान रखना। 41 और 45 का जब भी सो कॉज नोटिस भेजा था ना उसके 1 साल के अंदर एंड से, ध्यान रखना ना। तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए इसके अंदर ना, एक बार देख लेते अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। देखिए अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बेसिस ऑफ चार्जेस पढ़ लिया, इवैल्यूएशन के रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, कंप्यूटेशन पढ़ लिया, स्टेटमेंट जो पढ़ा था अपन ने, असेसमेंट पढ़ लिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ ये अपील, ये सब सेम होते हैं, ये पढ़ लिया, पेनल्टीज पढ़ लिया, तो पूरा चैप्टर हो गया है ना।